Welcome to The Code. Construction, design, and engineering. This is India's #1 construction podcast. अब आता है दूसरा पहलू। दूसरा और तीसरा हम कंबाइन भी कर सकते हैं बिकॉज एजुकेटर और पेरेंट्स दे आर बोथ लाइक अ मेंटोर टू द किड, इन्फ्लुएंसर्स टू द किड। एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसर्स के अलावा ये दो मेन अहम रोल प्ले करते हैं किसी भी स्टूडेंट की लाइफ में। तो एज एन एजुकेटर यू स्पोक अबाउट अ फ्यू थिंग्स बिफोर ऑल्सो। पेरेंट्स और एजुकेटर का क्या, उनकी क्या एक्सपेक्टेशंस होती हैं आउट ऑफ अ स्टूडेंट? और पहले पेरेंट्स से शुरू करते हैं बिकॉज यू सी अनदर साइड ऑफ इट। एक तो हो गया स्टूडेंट से डायरेक्ट इंटरेक्शन, एक लिमिटेड इंटरेक्शन थ्रू द पेरेंट्स, यू बीइंग अ पेरेंट योरसेल्फ, सो एवरीथिंग इज एनवेलप्ड इनटू वन। आपको क्या लगता है कि पेरेंट्स आज की डेट में कितना इन्फॉर्म्ड हैं, कितनी एफर्ट लगा रहे हैं, या जो बच्चे हैं उनको वहाँ से जो सपोर्ट मिल रहा है वो कैसा मिल रहा है? व्हाट्स द रोल ऑफ अ पेरेंट टुडे इन योर ओपिनियन? आई थिंक पहले के मुकाबले तो अगेन इसको थोड़ा सा एक उसमें एक ब्रश में इसको पेंट करना थोड़ा सा मुश्किल होगा। है। बट मुझे लगता है एक चीज़ के साथ जो हम सब एग्री करेंगे वो ये है कि पहले के मुकाबले पेरेंट्स नाउ आर मोर इन्वॉल्व्ड इन द एजुकेशन ऑफ देयर किड्स, राइट? या वो चीज़ जो है वो हम लोग असल मिसाल देते हैं नर्सरी एजुकेशन, नर्सरी एडमिशन्स में और उसके साथ-साथ स्कूलिंग में आजकल पेरेंट्स को जितना काम करना पड़ता है, बहुत बार हॉलिडे होमवर्क एक्चुअली पेरेंट्स को करने पड़ते हैं। ठीक बात है। तो जितना ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट और जितना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट लागत और बट पेरेंट्स को करनी पड़ती है, देयर आर नो टू वेज अबाउट इट, राइट। वो पहले के मुकाबले बहुत ज़्यादा है ना। हमारी जनरेशन में हमारे पेरेंट्स को नहीं पता होता था कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा। साल में 1-2 बार चले गए पेरेंट टीचर मीटिंग के लिए। तो मुझे लगता है लेकिन हाँ, पेरेंट्स ने एक्चुअली स्कूल में ऑलरेडी इतना कुछ कर लिया होता है 12-14 सालों में कि वो कॉलेज में आके कहते हैं कि भाई अब हमको थोड़ा तुम देख लो। अब तुम बड़े हो गए हो, घसीटो, हाँ यार अब बड़े हो गए हो। और विच इज़ एक्चुअली अ गुड थिंग ऑल्सो। देखो इंडिया में फिर भी पेरेंटिंग जो है वो एक बहुत ही ज़्यादा थोड़ी अजीब सी फिनोमिना है। मतलब आप कुछ ज़्यादा ही हैंड होल्डिंग, हैंड्स ऑन है। कुछ ज़्यादा ही हैंड होल्डिंग है। हैंड्स ऑन तो कुछ ज़्यादा ही मतलब हैंड होल्डिंग है, उसमें उतनी होनी नहीं चाहिए। एक मर्तबा वो शादी के बाद भी चलती है, वो शादी बच्चे होने के बाद भी चलती है। एग्जैक्टली हर चीज़ में पेरेंट्स जो हैं वो एकदम बिल्कुल बीच में आ जाते हैं, सेंटर में आ जाते हैं, जो कि बहुत सारी जगह अच्छी है बट थोड़ा सा मुझे लगता है कि वो ओवर हो जाता है। तो मुझे लगता है कि जब जब स्टूडेंट आपका कॉलेज में है तो पेरेंट्स की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी ये होनी चाहिए कि उनको पता रहे कि भाई क्या चल रहा है और डे टू डे या वीकली या मंथली एक फीडबैक वाला मामला रहे कि भाई एक आपने ऊपर से एक हाथ रखा हुआ है एज अ पेरेंट, एज अ फादर, एज अ मदर, एज अ गार्जियन, कि भाई आपको पता है कि लाइफ में क्या चल रहा है और आपने एक ऐसा स्पेस दे रखा है कि बहुत बार क्या होता है स्कूल से कॉलेज का ट्रांजिशन काफ़ी चैलेंजिंग होता है स्टूडेंट्स के लिए। जी। इट इज़ अ ह्यूज ट्रांजिशन, लॉट्स ऑफ रेडिकल शिफ्ट्स। तो वहाँ पर स्टूडेंट को अपनी फैमिली में अगेन एक सेफ स्पेस होना चाहिए जहाँ पर वो अपने चैलेंजेस को, अपने प्रॉब्लम्स को शेयर कर सके, डिस्कस कर सके और वो घुटने वाला मामला ना हो, है ना? वो बहुत क्रिटिकल है। मुझे लगता है बस अगर वो एक कंफर्ट ज़ोन या वो एक कॉन्फिडेंस एज़ अ पेरेंट अगर आपने दे दिया, तो बच्चा अपना रास्ता खुद निकाल लेता है। आपको डे टू डे ये पूछने की ज़रूरत नहीं है कि भई कौन से कोर्स में कौन-सा ग्रेड आ रहा है। उस लेवल तक माइक्रो मैनेज करने की या किसी को उस चीज़ के ऊपर एक लेवल पे कैस्टिगेट करना है या उस पे वो करना है कि ऐसा क्यों हुआ, वैसा क्यों हुआ, उतना ज़रूरी नहीं है। मुझे लगता है उस मामले में आजकल पेरेंट्स काफ़ी ज़्यादा बैलेंस्ड हैं। ऑफ़ कोर्स कुछ-कुछ अब हर तरह के एग्ज़ाम्पल आपके सामने हैं। कहीं-कहीं ये है कि भई जब बच्चा फ़ेल होता है तभी कभी-कभी पेरेंट्स की एकदम से आँख खुलती है कि भई ये क्या हो गया? ऐसे कैसे करके फ़ेल हो गए? फिर फैकल्टी के साथ मीटिंग होती है, ये होता है, वो होता है। अच्छा आप क्या कर सकते हैं? कभी-कभी ऐसा भी होता है कि भई पेरेंट्स बहुत ज़्यादा प्रोएक्टिव हैं, वो पूछते हैं कि भई लर्निंग कैसी चल रही है, हमारे स्टूडेंट को कौन से कोर्सेज़ पढ़ाए जा रहे हैं, डज़ इट रियली अलाइन विद इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स? सो वी हैव ऑल काइंड्स ऑफ पर्सोनास एंड केसेस। और ये एज है भी वैसी सर, इस एज में ऐसा लगता है कि मेरे घर वाले मुझे नहीं समझते। हाँ, इट इज़ दैट एज, ये जो टीन इयर्स एंड लेटर हैं, ये है कि माय ओन फैमिली डजंट गेट मी, यस, आई एम वेरी डिफरेंट। यस। ये वो वाली एज है। हाँ, वही वाली बात है ना, वो मिसाल देते हैं ना कि बहुत अच्छे ऑथर हैं यूलियन बार्न्स, उनकी एक किताब में उन्होंने फर्स्ट पर्सन में लिखी है, तो वो
उन्होंने ही लिखा है कि जब मैं कॉलेज से अपने घर वापस गया तो मेरी मम्मी ने वही डिश बनाई जो वो पिछले 10 साल से बना रही थी, ये सोचते हुए कि मेरे को अब भी वही चीज़ें पसंद हैं। तो पेरेंट्स कहीं न कहीं मुझे लगता है उस फ्रेम में होते हैं कि मेरे बच्चे को तो अभी भी वो दाल पसंद है, हालाँकि बच्चा दाल से काफ़ी आगे निकल चुका है। तो आई थिंक अगेन कमिंग बैक, आपको वो स्पेस देना जहाँ पर बच्चा अपने डिफरेंसेस को या अपने एवोल्यूशन को डिस्कस कर सके कि भाई अब मेरी ये ज़रूरियात हैं, अब मैं इस तरह से चीज़ों को सोचता हूँ। अगर आप बहुत ज़्यादा डिफेंसिव हो गए या आपने उस चीज़ को रोकना शुरू कर दिया कि नहीं नहीं ये गलत है, ये ऐसा है, ये वैसा है, तो फिर वो आपसे बात नहीं करेगा, फिर वो किसी और से जाके बात करेगा और हो सकता है उसको उतनी अच्छी एडवाइस ना मिल पाए जो आप दे सकते थे। राइट। तो अगेन वो कॉन्फिडेंस देना बहुत ज़रूरी है। बाकी स्टूडेंट अपना रास्ता निकाल लेता है, बट ऐसे टाइम्स पे जब वो फंसेगा, जिसका आपने भी ज़िक्र करा, तो फिर वो किसे याद करेगा? हो सकता है उसका कॉलेज में इस तरह से अभी कोई नहीं बन पाया है राइट। बंदा। तो आई थिंक वो चीज़ इम्पोर्टेंट है। राइट नाउ आई थिंक हमको हर तरह का एक मिक्स बैग मिलता है, जहाँ पर ज़्यादातर पेरेंट्स आई थिंक इन सब चीज़ों का ध्यान रखते हैं और कुछ-कुछ अगेन थोड़ा-सा इग्नोरेंस वाला मामला भी रहता है या थोड़ा-सा वो वाला मामला भी रहता है कि भई अरे! हमारा बच्चा बड़ा हो गया अब, अगर कहीं फँसेगा तो हम कर लेंगे। बट वो प्रॉब्लमैटिक है जब स्टूडेंट को ये लग रहा है कि यार मैं इस बारे में अपने पेरेंट्स से बात नहीं कर सकता। आई थिंक that is a risky zone and we should not really let it happen. But I think at the same time also important thing is कि बहुत बार बच्चे को आपसे कुछ ज़रूरतें होती हैं, है ना? फाइनेंशियल ये वो, तो हर चीज़ के पीछे आप बहुत ज़्यादा कभी-कभी क्या होता है कि हर चीज़ को आप बहुत ज़्यादा आरओआई के टर्म्स में नहीं देख सकते। राइट। वो एक मुझे नहीं लगता कि एजुकेशन को एक बहुत ज़्यादा प्योरली फाइनेंशियल टर्म्स में देखना एक बहुत ही हेल्दी प्रोपोज़िशन है। येस, फाइनेंशि इट शुड मेक सेंस फाइनेंशियली, येस, टू सम एक्सटेंट, बट दैट इज़ नॉट रियली द गोल ऑफ एजुकेशन। Earning money, having a livelihood, etc., are a very important necessity, but that cannot be the only goal of education. For that Hmm. matter, anything. Now, what kind of a value you are creating, how capable are you becoming, should actually be the goal. And if you are really capable, then money will definitely come to you. It's not really going to be a big challenge to really being able to afford a livelihood. I think it arises in cases where the kid is someone who is doing this as a means to an end, not as something they're interested in. Hmm. जब आप एक सर्टन कोर्स या एक करिकुलम को या किसी भी एक डिग्री को एक सर्टन इंटरेस्ट के साथ अप्रोच करते हैं ना, then that ROI question really doesn't come in. Right. It's like getting into a love marriage, you know what I mean? Everything is good and dandy, I will live with it. Right. But when you are entering something with the intent of saying, oh, अच्छा ठीक है इसमें स्कोप अच्छा है शायद फ्यूचर अच्छा रहेगा, then you wait in terms of money, you wait in Yeah. terms of the return on it. Yeah, and it's also sometimes becomes a short-term, short-sighted kind of a Yes, thing, it is. It is. where the first placement is very important for you. Although in your larger career profile, your first placement is not really a matter of huge concern. Right. बट अब इस तरह का इकोसिस्टम बन गया है कि पेरेंट्स आके ओपन हाउसेज में ये पूछते हैं कि भाई आपका प्लेसमेंट आप बताएं प्लीज़ कैसा है। अब ये बात उनको कौन समझाए कि जो फर्स्ट प्लेसमेंट है वो एक लार्जर करियर प्रोफाइल में, ख़ास तौर से अगर आप एक एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट के साथ आर्किटेक्चर और डिज़ाइन को देख रहे हैं, इट्स एक्चुअली वेरी इर्रेलेवेंट एंड इट्स एक्चुअली वेरी मिसलीडिंग। तो अगर मैंने पहली जॉब 1 लाख की लगा भी दी फॉर एग्जांपल, उसका कोई बहुत ज़्यादा मतलब नहीं है इन टर्म्स ऑफ द लार्जर करियर। इट्स अ वेरी प्रॉब्लमैटिक वे ऑफ लुकिंग एट करियर प्लेसमेंट ना। और वो एक पूरा का पूरा इकोसिस्टम हो गया है जो भेड़-चाल भी हो गई है, जो मार्केटिंग ऐसे होती सब लोग आँख पे पट्टी बांध करके भाई प्लेसमेंट, प्लेसमेंट, Correct, correct, प्लेसमेंट correct. पैकेज, प्लेसमेंट पैकेज, और ये सब चीज़ें कंप्यूटर साइंस और इंजीनियरिंग और बाकी सब इंडस्ट्रीज से आ रही हैं। शायद कुछ इंडस्ट्रीज के लिए ये एक गोल्ड स्टैंडर्ड होगा, बट डेफिनेटली नॉट फॉर आर्किटेक्चर एंड डिज़ाइन इंडस्ट्री। We should really understand things in a more long-term manner, and in terms of creating some kind of a value, especially in the Indian context where there are so many problems which are screaming to be solved. हर जगह आप किसी भी डायरेक्शन में आप सर उठा के देखिए, आपको प्रॉब्लम्स का एक अंबार दिखाई देगा। Right. वो प्रॉब्लम कौन सॉल्व करेगा?
हमारे ग्रेजुएट्स ही करेंगे। बट क्या वो फ़ौरन एक दिन में कर लेंगे? नहीं, टाइम लगेगा। क्या वो फ़ौरन एक दिन में कोई अमीर या बड़े आदमी बन जाएंगे? बिल्कुल भी नहीं, वक्त लगेगा। तो वो वक्त देना ज़रूरी है। हर चीज़ को आप बहुत ज़्यादा पैकेज प्लेसमेंट के नज़रिए से अगर देख रहे हैं तो आप अपने बच्चे पर भी एक तरह का अत्याचार कर रहे हैं। सर कितनी बार होता है वी आर ड्राइविंग अराउंड एंड यू सी अ होर्डिंग लाइक दैट यस, which shows you 100% placement yes. and it's an ad for a college. It happens. And that's how sometimes courses are being manufactured, like they're being marketed. कि जॉब तो 100% गारंटी, जॉब की 100% गारंटी न्यूज़पेपर में ऐड आई होती है। बिल्कुल। आई मीन सो इट्स अ बहुत पार्ट असल ऑफ में देखिए सबके लिए ना एक बहुत ही आसान टेम्पलेट बन जाती है। मेरे लिए एज़ एन इंस्टीट्यूशन सबसे आसान तरीका ये है कि मैं आपको वही चीज़ बेचूँ जो आप मेरे से माँगने आए हैं। तो ये मेरे लिए बहुत ही सिंपल सा कट फ़ॉर्मूला हो जाएगा कि भाई ठीक है, आपने मेरे से क्या माँगा? पैकेज। मैंने आपको पैकेज बेच दिया और उसी पे सब कॉम्पिटिशन पे लग गए कि किसका ज़्यादा है। मुश्किल काम, चैलेंजिंग काम ये होगा कि भाई मैं आपको थोड़ा-सा बताऊँ कि भाई पैकेज के आगे भी एक दुनिया है। करेक्ट। उसके लिए मेरे को शायद थोड़ा ज़्यादा होमवर्क करना पड़ेगा। मेरे पास कुछ और होना भी तो चाहिए ऑफ़र करने के लिए। अभी तो मैं क्या करूँगा कि कंपनी से बात करके किसी तरह से कुछ लगवा दूँगा। बट उसके लिए मेरे पास एक विज़न होना चाहिए, एक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, वो सब चीज़ें चैलेंजिंग हैं, तो इसीलिए आपको इस तरह की होर्डिंग दिखाई देती सर है। वो आप आना डिसिप्लिन कोई भी ले लीजिए आज अगर जैसे हम लोग, मैं आपको छोटी-सी बात बताता हूँ, हम लोग बहुत अच्छा मुझे लगता है हमारी यूनिवर्सिटी का इसमें स्टांस, जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी का, और 1-2 मीटिंग्स में मैं रहा तो वाइस चांसलर ने भी बहुत क्लियरली कहा कि देखो हम कोई प्लेसमेंट एजेंसी नहीं है। हमारा जो असल प्रायोरिटी है, फ़ोकस है, वो है कि हम बच्चे को बेस्ट ट्रेनिंग देंगे। यानी कि हम बच्चों को प्रोफ़ेशनल ट्रेनिंग देंगे। इंटर्नशिप्स को लेके हम सीरियस रहेंगे कि जब बच्चा 4 साल, 5 साल के लिए हमारे कैंपस में है, तो उसको हम बेस्ट एकेडमिक, बेस्ट प्रोफ़ेशनल ट्रेनिंग देंगे। हम उसको बेस्ट वेल राउंडेड प्रोफ़ेशनल बना करके डिग्री हाथ में थमाएँगे। ये हमारी ज़िम्मेदारी है। बट एट द सेम टाइम प्लेसमेंट करवाना, भाई ये हमारी प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, और एजुकेशन की भी प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये नहीं है कि आपको पैकेज क्या मिल रहा है। थोड़ी सी पुरानी बातें हो गई हैं ये सब। अनफॉर्चुनेटली ये एक ऐसा फॉर्मूला है जो हर जगह उठा के चिपका दिया गया है। बट आप हर चीज़ को पैकेज में नहीं देख सकते। अगर कल को कोई बच्चा, हमने 2-3 साल में उसने अपना एक बिजनेस सेटअप कर लिया, राइट या उसने एक मार्केट में गैप आइडेंटिफाई कर लिया, और उसने बजाय इसके कि वो एक जॉब खुद करे, उसने 10 लोगों को जॉब दे दी, तो उसकी तो भी तो एक वैल्यू है भाई। उसकी वैल्यू बल्कि कहीं ज़्यादा है। हम लोग कहते हैं ना कि जॉब क्रिएटर्स रादर देन जस्ट बिकमिंग जॉब सीकर्स। But sir, I I disagree with you in this respect, and I'll tell you why. होता क्या है ना कि colleges and universities um, they like to flex their uh, colleges and universities they like to flex their alumni, especially who've done well. करेक्ट, तो वो schools का भी है। करेक्ट, आप अगर किसी स्कूल का पास आउट कोई बच्चा आज कोई एक मेजर फाउंडर है या किसी मेजर कंपनी का सीईओ है, करेक्ट, एवरीबडी लाइक्स टू फ्लॉन्ट इट करेक्ट, कि देखिए हमारे स्कूल का बच्चा, Correct. हमारे कॉलेज का बच्चा। करेक्ट, जब वो कर सकती हैं यूनिवर्सिटीज़ या स्कूल्स, करेक्ट, तो फिर कहीं ना कहीं इनिशियल जिम्मेदारी तो एटलीस्ट प्लेसमेंट की लेनी पड़ सकती है इन इंस्टीट्यूट्स को, सो दैट दे आर वेलकमिंग दोज correct industries within their campuses to get them placed, inviting them over to showcase their quality students to these industries, saying you require some experts, we have them, why don't you go for it? I think that's how it initially started also. yeah, अब वो तो प्लेसमेंट, अब वो भेड़ चाल एक हो गई है, वो एक अलग चीज है, yeah, बट मे बी इट स्टार्टेड आउट लाइक दिस yeah. So एंड basically, आई थिंक इंडस्ट्री रीच्ड आउट। yeah. So the point is that मेरा जो कहने का मकसद है वो ये नहीं है कि ये दो चीज़ें एंटागोनिस्टिक हैं या एक दूसरे के खिलाफ हैं। मैं कह रहा हूँ कि सिर्फ प्लेसमेंट को एक वाहिद पैरामीटर बनाना
जैसे हमारे यहाँ प्रॉपर एक ऑफिस ऑफ करियर सर्विसेज है, इन सब चीज़ों को देखता है, राइट बट हम ये कहते हैं कि आप सिर्फ इस चीज़ को एक लिमिटेड रिडक्टिव पैरामीटर मत बनाओ जज करने का हाँ। ऑफ द स्टूडेंट्स कॉम्पिटेंस। हाँ वो मैं मानता हूँ आपकी बात कि ये एक अप्रोच रिडक्शनिस्ट है, बस बिल्कुल। दैट इज द होल फोकस। दैट आई एग्री। वी आर नॉट रियली अगेंस्ट प्लेसमेंट, बल्कि हमारे यहाँ तो पूरा का पूरा प्लेसमेंट का मामला होता है, बल्कि होना भी चाहिए, हर जगह होना चाहिए कि। और हम लोग सिर्फ प्लेसमेंट की बात नहीं करते, हम लोग कहते हैं कि ग्रेजुएट होने के बाद आप क्या क्या कर सकते हो। तो एक्चुअली आपको जान के ये अच्छा लगेगा कि हायर एजुकेशन को लेकर के भी पूरा का पूरा एक मैकेनिज्म है, जहाँ पर आप मास्टर्स में कहाँ कहाँ जा सकते हो, क्या कर सकते हो, उसकी प्रॉपर काउंसलिंग की टीम्स हैं, एक Right. ऑफिस है जो इन चीज़ों को देखता है, विच इज़ बेसिकली फ्यूचर करियर आफ्टर ग्रेजुएशन। राइट सो द वेयर इज द प्रॉब्लम? द प्रॉब्लम इज जस्ट फोकसिंग ऑन वन एस्पेक्ट विच इज Hmm. प्लेसमेंट। भाई आप कल को पढ़ाई आपको करनी हो तो उसके लिए भी आपको एक हेल्प की गाइडेंस, क्या पता उसके बाद आप रिसर्च में जाना आप चाहते हैं। रिसर्च में जाना चाहते हो, आप हम्म। 50 काम करना चाहते हो, आपको एक थोड़ा सा स्टार्टअप वगैरह का कुछ इंक्यूबेशन वगैरह टाइप का हेल्प चाहिए, वो वाला सेल होना चाहिए। तो इट शुड बी अ वेरी कंप्लीट होलिस्टिक सपोर्ट दैट शुड बी प्रोवाइडेड रादर देन जस्ट बीइंग वेरी वेरी ब्लाइंडर्स की तरह कि नहीं भाई प्लेसमेंट प्लेसमेंट प्लेसमेंट। सर आई एम नॉट गोइंग टू बी दैट गाय हु ओनली टॉक्स अबाउट द राइट्स ऑफ अ स्टूडेंट, राइट क्योंकि पेरेंट्स और एजुकेटर्स के राइट्स की बात शायद कम लोग करते हैं, मुझे Right. लगता है करनी ज़रूरी है। राइट व्हाट अकॉर्डिंग टू यू शुड बी द राइट्स, ड्यूटीज़ तो हम बात करते रहते हैं ना, बट व्हाट डू यू थिंक शुड बी द राइट ऑफ एन एजुकेटर, व्हाट शुड बी द राइट और राइट्स ऑफ पेरेंट्स, व्हाट कैन दे एक्सपेक्ट? देखिए, पेरेंट्स के साथ जो इम्पोर्टेंट राइट है वो ये है कि एक सीमलेस कम्युनिकेशन चैनल होना बहुत ज़रूरी है, जहाँ बिटवीन पर बिटवीन द इंस्टीट्यूशन, बिटवीन द स्कूल, between the college, university, and the the parents, parents. so that they should know what exactly is happening. Number one. Number two, of course, now there are learning management system, university management systems where the parents are also abreast and updated about the performance of their student. Okay. तो उनको ये पता होना चाहिए कि भाई जिस कॉलेज में उनका बच्चा पढ़ रहा है, जिस कैंपस में रह रहा है, उसमें चल क्या रहा है, किस तरह के इवेंट्स हो रहे हैं, किस तरह के प्रोग्राम्स हो रहे हैं, बच्चा एकेडमिकली क्या कर रहा है, अटेंडेंस वगैरह उसकी कैसी है, ये इम्पोर्टेंट है। और उसको पता होना चाहिए कि भाई अगर मुझे किसी से बात करनी है तो मुझे किस प्रॉब्लम के लिए या किस टॉपिक के लिए किससे बात करनी है। तो स्कूल के अंदर एक बहुत क्लियर एकेडमिक लीडरशिप, हायरार्किकल सेटअप होना, एक ग्रीवियंस रिड्रेसल मैकेनिज्म होना, विच इज़ नॉट जस्ट फॉर द ब्यूरोक्रेसी बट वेरी वेरी इट्स एक्चुअली अ वर्किंग मशीन। वो होना ज़रूरी है कि भाई अगर मेरे स्टूडेंट में किसी कोर्स में मेरे बच्चे की अटेंडेंस कम है या परफॉर्मेंस का प्रॉब्लम है तो मेरे को अबू से बात करनी है, ऋषभ से बात करनी है, किससे बात करनी है, राइट? तो ये क्लैरिटी और ये अगेन स्पेस, सीमलेसनेस पेरेंट्स के पास रहना बहुत ज़रूरी है। ये उनका हक है और ये हर इंस्टीट्यूशन को प्रोवाइड करना चाहिए। जो कर रहे हैं बहुत अच्छी बात है और जो नहीं कर रहे हैं उनको ये करना चाहिए, बिकॉज़ ये एक बेसिक राइट है पेरेंट्स का। अगर आप ये चीज़ कर लेते हैं तो फिर पेरेंट्स बहुत सारी चीज़ों में आपकी हेल्प कर सकते हैं और जहाँ पर शायद आप चीज़ों की टेक केयर नहीं कर पा रहे, वहाँ पर वो आपके उसमें साथी बन जाएँगे। बिल्कुल। वो आपके को-फैसिलिटेटर्स कोलैबोरेटर्स, कोलैबोरेटर्स एब्सोल्युटली। बन जाएँगे। एक ऐसा प्रोफ़ेशनल बनाने में एक स्टूडेंट को जो 18-20 साल का है, जो कि सबकी एक्सपेक्टेशन है। तो ये तो हुई पेरेंट्स की बात। जहाँ तक बात है टीचर्स की, फैकल्टी की, तो अगेन देखिए फैकल्टी को बेसिकली अ, फैकल्टी को मतलब फ्रॉम द इंस्टीट्यूशन फैकल्टी को एक ऐसा स्पेस चाहिए होता है जहाँ पर वो उनको एक एक्सपेरिमेंटेशन करने का या वो चीज़ें सिखाने का जो वो सिखा सकते हैं, जो उनका एक एक्सपर्टीज़ एरिया है, जो उनका स्ट्रॉन्ग एरिया है, वो चीज़ें वो कहीं न कहीं स्टूडेंट के अंदर इंस्टिल करा पाएँ। वो स्टूडेंट वो वाली चीज़ उनसे ले पाए, उनको वो एक एनवायरनमेंट या एक इकोसिस्टम बना के दिया जाए जिसमें वो भी एज़ अ टीचर फ्लरिश कर पाएँ। ओके। तो इंफ्रास्ट्रक्चर असाइड, मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर इज वन थिंग, हार्ड इंफ्रास्ट्रक्चर तो इज वन थिंग। इज़ वन थिंग ऑफ कोर्स, हार्ड इंफ्रास्ट्रक्चर इज़ वन थिंग। तो आप ये मानिए कि आप ये समझिए कि चलिए क्लासरूम एक स्पेस है, ठीक है?
क्लासरूम के अंदर मैं सपोजिंगली एक प्रैक्टिसिंग फैकल्टी हूँ, ठीक है। अब वो कहते हैं ना कि आप अब वो मिसाल है आइंस्टाइन की बहुत अच्छी कि भाई आप अगर एक पर्टिकुलर जानवर से आप अगर क्या है वो कि किसी से अगर आप शेर से कहोगे कि तू पेड़ पे चढ़ के दिखा तभी राइट तेरी काबिलियत में मानूंगा, तो ये बहुत ही बेवकूफ़ी की बात है। राइट 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 तो हर फैकल्टी का एक एक्सपर्टीज एरिया है, एक स्ट्रॉन्ग एरिया है। ऑफ कोर्स वो कॉलेज में पढ़ा रहे हैं क्योंकि उनको अपना घर चलाना है, बट उसके साथ साथ देयर इज अ लॉट ऑफ वैल्यू दैट दे आर ब्रिंगिंग टू द टेबल एंड विच दे वांट टू कंट्रीब्यूट. So they would want that that thing at some level is appreciated, and there is a system which has been devised so that वो चीज़ वो कर पाएँ जो वो कर सकते हैं, मतलब वो वैल्यू, वो एजुकेशन, वो एक्सपर्टीज़ वो इम्पार्ट कर पाएँ। अक्सर जगह ये वाली चीज़ हो नहीं पाती। कोई एकेडमिक फैकल्टी है जिसने एक्चुअली जिसका एक्सपीरियंस है टीचिंग में, उससे वो कोर्स पढ़वाया जाएगा जो कि एक्चुअली बहुत ही प्रैक्टिस ओरिएंटेड कोर्स है। तो वो भी एक तरह से नाखुश हैं क्योंकि वो उनको उस कोर्स के बारे में ज़्यादा नहीं पता। बच्चे भी नाखुश हैं क्योंकि उनको ये समझ में आ गया है कि भाई ये बात बन नहीं पा रही है। राइट और इंस्टीट्यूशन में नाखुश है क्योंकि फीडबैक अच्छा नहीं जा रहा। फैकल्टी को वो स्पेस क्लासरूम में मिलना ज़रूरी है जहाँ पर आप उनको वो चीज़ उनसे आप पढ़वा रहे हैं जिसके अंदर उनकी रुचि है, जिसमें उनकी एक्सपर्टीज़ है और जहाँ पर वो एक अगेन एज लेके जा सकते हो कंपेयर टू अदर फैकल्टी। राइट तो ऑफ कोर्स ये सब चीज़ें अब बहुत बार ये सब चीज़ें बिकॉज ऑफ लॉजिस्टिकल प्रॉब्लम्स हो नहीं पाती, बट मैं कह रहा हूँ in terms of thinking, approach, intentionality, this should be a very important priority when it comes to faculty. Do That you how they are getting to teach things which they really excel at. And apart from the courses that they are teaching, many have to contribute in outside the studio also, outside the classroom also, Right. like working with the student on some project, like working on a research project, right? तो एक larger ecosystem provide करना जहाँ पर वो हर साल अपनी स्किल्स में, अपनी एक्सपर्टीज में बढ़ते चले जा रहे हों, तो उनको अपनी ये ग्रोथ प्रोफेशनल, एकेडमिक, पर्सनल दिखाई दे रही हो कि भाई हम एज अ प्रोफेशनल, एज अ टीचर पिछले 2 सालों में, 3 सालों में एक बेहतर इंसान बने हैं, जो चीज़ आप एक स्टूडेंट के साथ भी एक्सपेक्ट कर रहे हो। राइट तो वो कहीं ना कहीं ये चीज़ बहुत ज़्यादा क्लियर होना और इस चीज़ का बहुत एक क्लियर कॉन्शियसनेस होना, अवेयरनेस होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि ज़्यादातर प्रॉब्लम यहाँ पर होती है कि फैकल्टी को अपने पर्सनल ग्रोथ, डेवलपमेंट, इन सब चीज़ों की अवेयरनेस उस लेवल पे नहीं नहीं होती होती। है या वो डिस्कशंस नहीं होते हैं। उनका जो असल फोकस होता है फ्रॉम द एडमिनिस्ट्रेशन, फ्रॉम द मैनेजमेंट, वो ये होता है कि भाई तुमको बस ये चीज़ें डिलीवर करनी है। बट उनको ये शायद रियलाइजेशन कभी-कभी नहीं होता है या उनको ये करवाया नहीं जाता कि भाई आपकी ग्रोथ भी हमारे लिए उतनी ही इम्पोर्टेंट है ज़रूरी है। जितनी स्टूडेंट की ग्रोथ है। सो दे बेसिकली फील लाइक यार हमको तो बस एज़ अ सर्विस प्रोवाइडर पकड़ लिया गया है। मैं ये एग्जैक्टली लोग वहीं आ रहा हूँ अगले सवाल में। हमको हम हमारी ग्रोथ को लेके सीरियस नहीं। मैं एग्जैक्टली ये पूछना चाह रहा हूँ नेक्स्ट स्टेप में आपसे कि बीइंग अ फैकल्टी, बीइंग एन एजुकेटर, बीइंग अ टीचर इन आवर कंट्री, डू यू थिंक समटाइम्स फील्स लाइक अ थैंकलेस जॉब? हाँ, आप कह सकते हैं ये वाली है ना? चीज़, ये कह सकते हैं। थैंकलेस जॉब आप कह सकते हैं बिल्कुल, क्योंकि हमारे यहाँ शायद वो मैकेनिज़्म्स नहीं है जहाँ पर अच्छे टीचर्स को एप्रिशिएट किया जा सके या उसको या इंस्पायर किया जा सके बाकी लोगों को, वो राइट। मैकेनिज़्म हमारे यहाँ नहीं है। तो सो That is why a lot of people are discouraged from getting into teaching and getting into uh, being an educator. कई लोग देखिए मैं कई बार ये भी समझता हूँ स्पेशली इन प्रोफेशनल कोर्सेज कई बार लोग मजबूरी से भी टीचर बनते हैं। जो इंडस्ट्री देखिए नहीं कुछ कर पाए तो शायद सोचते हैं कि चलिए मैं पढ़ा लेता हूँ। वही ये मसला है, ये काफ़ी बड़ा मसला है कि एक जो आम तौर से एक परसेप्शन है वो ये है यार तुम टीचिंग करो आराम से, टेंशन फ्री ज़िंदगी है, मस्त लाइफ़ है। कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है। अच्छा तुम ज़्यादा सरदर्दी नहीं यार इंडस्ट्री में क्यों काम करोगे भाई टीचिंग करो, आराम से अपना
सुकून वाली ज़िंदगी जिसको कहते हैं हमारे यहाँ हिंदुस्तानी में सुकून वाली ज़िंदगी कटेगी, ये सब बहुत ही प्रॉब्लमैटिक नोशंस हैं एक्चुअली, क्योंकि टीचिंग एक बिल्कुल भी सुकून वाली ज़िंदगी नहीं है। इट्स अ वेरी डिमांडिंग जॉब, राइट लाइक जस्ट लाइक एनीथिंग ना। देखो आप किसी कंपनी में जाके तो चलो मशीन बना रहे हो, ये बना रहे हो, वो बना रहे हो, अगेन नॉट टू मेक वेरी बिग क्लेम्स, बट एट सम लेवल आप कहीं ना कहीं तो इंसानों के साथ डील कर रहे हो ना, वो भी बहुत ही हाईली इम्प्रेशनेबल इंसान जो सबसे क्रिटिकल सेंसिटिव एज में है, और आप सही उनके घड़ी, साथ yes. ठीक ठाक घंटे बिता रहे हो, और वो बहुत स्ट्रांगली आपसे चीज़ों को ले रहे हैं, इम्प्लिसिटली भी ले रहे हैं ना। बच्चे बहुत ज़्यादा इम्प्रेशनेबल होते हैं, वो मतलब हर चीज़ जो आप बोल रहे हो वो नहीं, आपका 24/7 जो बात करने का तरीका है, डील करने का तरीका है, हर चीज़ को वो पिक कर रहे हैं कहीं ना कहीं। तो जिस लेवल पे इसकी अहमियत होनी चाहिए और जितना इस पे फोकस होना चाहिए वो तो दूर दूर तक नहीं है। हम्म, तो हमारे यहाँ स्टूडेंट की प्रेज या गाली के अलावा कोई और क्लियर कट पैरामीटर्स या यार्डस्टिक्स नहीं है ये एसेस करने के लिए कि कोई टीचर कितना अच्छा टीचर है, Right. कोई एजुकेटर कितना अच्छा एजुकेशन दे पाता है, राइट या ये नहीं है कि भाई अगर एजुकेशन या एजुकेटर की 5 इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट्स हैं तो मैं उन पांचों में कैसे करके फेयर करता हूँ। भाई जब कोई मेरे से बहुत उल्टा सीधा सवाल पूछता है स्टूडेंट, तो मैं कैसे करके उस चीज़ के साथ डील करता हूँ। राइट कोई अगर बहुत ज़्यादा हाई सीलिंग वाला स्टूडेंट है जिसके अंदर बहुत पोटेंशियल है, स्पार्क है, तो मैं कैसे करके इंश्योर कर रहा हूँ कि इसके लिए मैं चैलेंज 2 स्टेप ऊपर रखूँगा। सब लोगों को तो चलो इतना काम करना होगा, लेकिन इसको मैं और ज़्यादा आगे बढ़ाऊँगा ना। आपने एक फ़िल्म देखी होगी विप्लैश, तो इस विप्लैश के अंदर जो है वो पकड़ लेता है कि एक ये है जो वाक़ई में आगे जाके कुछ बन सकता है, इसको मैं पुश कर सकता हूँ। राइट तो जो कुछ इस तरह के बहुत की पैरामीटर्स हैं, कितने फैकल्टी या कितने एजुकेटर्स ऐसे हैं जिनको कोर्स पढ़ाने में या उनकी उस चीज़ों में इन चीज़ों को लेके एक्यूट एक्सप्लिसिट कॉन्शियस अंडरस्टैंडिंग है इन चीज़ों की, या उनके होमवर्क में ये सब चीज़ें हैं कि भाई ये 2 बच्चों का मेरे को कर्व एक बार देखना है, इनको मैं कैसे करके और ज़्यादा पुश कर सकता हूँ। ये 2 बच्चे जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा स्लो लर्नर्स हैं, इनको दिक्कत होती है, इनके लिए मैंने कैसे करके चीज़ों को थोड़ा कस्टमाइज़ करा है या अलग से कैसे टाइम दे सकता हूँ। ऑफ़ कोर्स ये सब चीज़ें मैं नहीं कह रहा कि मैं बिल्कुल भी ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं फॉर एग्ज़ाम्पल ये सब चीज़ें करता हूँ, या वो मतलब ये बहुत ज़्यादा कोई ऐसा कोई ब्लेम गेम वाला मामला नहीं है यहाँ पर ऑफ़ कोर्स। बट मैं कह रहा हूँ कि ये सब चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट हैं, जिनके साथ हमको जूझना बहुत ज़रूरी है। वी Right. हैव टू रियली एंगेज विद दीज़ थिंग्स सो दैट वी कैन लर्न हाउ टू डिलीवर ऑन दीज़ थिंग्स, राइट व्हिच अनफॉर्चुनेटली इज़ नॉट रियली हैपनिंग। So then there are these two sides of educators, you know. आपने विप्लाश मेंशन किया. या So the teacher there is extremely hard. एक्सट्रीम Pushes that student, sees potential और बिल्कुल breaking point तक ले जाता है उस student को वो. तक ले जाता है। और एक आता है जैसे कोटा फैक्ट्री में जीतू भैया थे हाँ, कि वो एकदम बच्चों के दोस्त हैं, एकदम चिल टीचर हैं. उनको बच्चे जब प्लेस हो जाते हैं बड़ी बड़ी कंपनीज में उनको गिफ्ट्स भेजते हैं ओवर द इयर्स Right. बिकॉज उन्होंने आईआईटी में बच्चों का एडमिशन करवाने में हेल्प करी एंड यू नो किड्स लुक अप टू देम. सैड हो जाते हैं कि जीतू भैया आप नहीं पढ़ाएंगे. Right. सो देयर इज दैट टीचर ऑल्सो जिनसे वो जीतू भैया हैं इनके. और वो दोनों बिल्कुल कोर ऑपोजिट्स हैं. This is somebody who becomes their friend. This is somebody who will train you hard like a, you know, man hours दे के बट एकदम. वन कॉमनैलिटी ये है कि जीतू भैया भी चैलेंज करने को लेकर के अगेंस्ट नहीं है। वो ये नहीं कहते कि मतलब छोटे में खुश हो जाओ, वो भी Right. कहते हैं कि भाई पुश करो। हाँ, उनका तरीका बहुत ज़्यादा ईज़ी है। तो मुझे लगता है हर टीचर को अपना एक उसके पर्सोना और उसके मिज़ाज के हिसाब से अपना एक रास्ता उसका निकल आएगा। Right. तो सबके एक नाम बन जाएँगे। कल को ऋषभ भी एक नाम बन जाएगा इन एडिशन टू जीतू भैया। वो बट उसके अंदर एक लेवल पे रिगर होना बहुत ज़रूरी है। Right. Rigor is something, coming back to the सुकून वाली job, it's not really a सुकून वाली job. It's also not a very, it's a very interesting job Hmm. because आपको जो आप चीज़ बना रहे हो वो चीज़ आपको कहीं ना कहीं रियल टाइम में दिखती भी जाएगी। 40 बच्चों में आपको 10 बच्चे ऐसे दिखेंगे जिनकी ज़िंदगी में आपने करा होगा। वो 5 साल के बाद 10 साल के बाद भी जस्ट इन केस आपको ग्रेटिफिकेशन की आदत है, वो आके आपको थैंक यू बोलेंगे, आपको अच्छा लगेगा, कभी कभी आपको जलन भी होगी
कि यार ये मैंने पढ़ाया था और ये मतलब कहाँ निकल गया और मैं वहीं का वहीं रह गया हूँ। इंटरेस्टिंग। तो आपको जलन भी होगी। ह्यूमन इमोशंस हैं ये सारे। इट्स अ वेरी गुड थिंग, मतलब आपको जलन के बजाय आप ये कह लीजिए कि आपको रश्क होगा राइट। कि यार काश मैं भी मतलब क्या मतलब मेरे से सीख करके कितना आगे निकल गया है ना। सो आई एम टॉकिंग इन अ वेरी जेंडर न्यूट्रल course, yeah. मैनर राइट नाउ। Yeah. आगे निकल गया है, निकल गई। Hmm. तो so it's not really a सुकून वाली job. It requires a lot of rigor. It has its own parameters. The only thing is that do we really know the parameters according to which we can assess ourselves whether we are excelling, not excelling, going down, going up, and so on and so forth. इंटरेस्टिंग। आज अब हमने कवर कर लिया मेंटर्स उन स्टूडेंट्स के, पेरेंट्स भी कर लिए, एजुकेटर्स भी कर लिए। अब आता है ट्रिकी पार्ट। Industry, नहीं, policy. पॉलिसी। Hmm. क्योंकि पॉलिसी एक ऐसी चीज है जिसके बारे में हम बस बात करके रह सकते हैं। Right. मुझे नहीं लगता कि आप और मैं आज ये डिस्कस करके कुछ इसमें चेंज ला पाएंगे या डेंट भी मार पाएंगे किसी किसी डिस्कशन में, बट इसको समझना शायद ज़रूरी है कि हमारी पॉलिसी क्या है, कहाँ है, किस लेवल पर है एजुकेशन सिस्टम की, और हमें शायद कुछ पॉलिसी से एक्सपेक्टेशंस होनी भी चाहिए या नहीं, या एक हम हार्ड फिक्स्ड सिस्टम में ज़िंदगी काट रहे हैं एज स्टूडेंट्स एंड एज एजुकेटर्स। और आपके कॉलेज के हिसाब से एक चीज़ और डिस्कस करनी है मुझे कि 5 ईयर कोर्स आपका आर्किटेक्चर का है विच इज़ गवर्न बाय द COA, उसकी गाइडलाइंस वहाँ सेट हैं। Right. और इंटीरियर डिज़ाइन का कोर्स में ऐसे कोई मॉडल से वो 4 ईयर का, बट उसमें कोई ऐसी क्लियर सेट गाइडलाइंस कहीं और से नहीं आती। या उस तरह से नहीं। सो वहाँ फ्रीडम है शायद एजुकेटर्स के पास, आप सबके पास, राइट। और एक अनदर there's another course that you have which is an international immersive इंटरनेशनल डोल डिग्री प्रोग्राम, dual immersive एक्सपीरियंस। सो वहाँ भी कोई ऐसी फिक्स्ड गाइडलाइंस नहीं। वहाँ पर भी ऐसी कोई बहुत ज़्यादा फिक्स गाइडलाइन नहीं, बट एक्चुअली मैं इस चीज़ को भी देखता हूँ ऋषभ कि देखिए हर जो फ्रेमवर्क है, जैसे काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर का भी जो फ्रेमवर्क है ना, वो काफ़ी ज़्यादा ब्रॉड और काफ़ी ज़्यादा सजेस्टिव है। तो आप ये मान के चलिए कि देखिए हम लोगों को एक्चुअली ये लगता है, देखिए आप कुछ भी करेंगे, आप इस दुनिया में जब भी कुछ कर रहे हैं तो आप बगैर कॉन्स्ट्रेंट्स के तो ऑपरेट नहीं कर पाएंगे, राइट। तो इंटीरियर डिज़ाइन में बाकी कोर्सेज में भी कॉन्स्ट्रेंट्स हैं, ठीक है। हाँ, उसका मिजाज और उसका जो नेचर ऑफ कॉन्स्ट्रेंट है वो थोड़ा डिफरेंट है, आर्किटेक्चर में थोड़ा डिफरेंट है। जी। कॉन्स्ट्रेंट एक्चुअली जो है वो एक अपॉर्चुनिटी की फॉर्म में मुझे लगता है देखना चाहिए, क्योंकि अपॉर्चुनिटी इस वजह से क्योंकि आप कुछ भी करिए, आप हमेशा कॉन्स्ट्रेंट्स में ही वो करेंगे। कहीं-कहीं कॉन्स्ट्रेंट्स आप चाहे 5 एकड़ में फार्म हाउस बनाइए, आप चाहे 100 गज़ में घर बनाइए, कॉन्स्ट्रेंट्स दोनों जगह पर, करेक्ट। ठीक है। हाँ, कॉन्स्ट्रेंट्स का जो नेचर है, जो उसका मिजाज है, जो उसका ऑपरेशनल नेचर है, या उसकी जो उसका जो टारगेट है वो थोड़ा डिफरेंट है। 100 गज़ में आपको कुछ और चीज़ों का ध्यान रखना है, बहुत ही हार्ड हिटिंग कुछ चीज़ें हैं जो आपको करनी है, आपको 2 या 3 कमरे निकालने ही निकालने हैं। और 5 एकड़ के फार्म हाउस के अंदर या यूनिवर्सिटी में कुछ और चीज़ें हैं जो आपको करनी ही करनी है। तो बट मुझे लगता है कि हर कॉन्स्ट्रेंट जो है वो एक लेवल पे एक अपॉर्चुनिटी भी आपके लिए लेकर के आता है। और काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर की जो एक अच्छी चीज़ मुझे अब समझ में आती है वो ये आती है कि उनका जो फ्रेमवर्क है वो काफ़ी ब्रॉड है, सजेस्टिव है। ओके। तो उसमें उन्होंने उस लेवल तक सिवाय कुछ चीज़ों के जो कि अगेन उस पे ज़्यादा बहस करने का कोई बहुत ज़्यादा मतलब नहीं है, क्योंकि वो हमेशा रहेंगी। आप चाहे यूजीसी के फ्रेमवर्क की बात करिए, एनईपी की बात करिए, काउंसिल की बात करिए, वो कॉन्स्टेंट्स हमेशा रहेंगी, बट वो काफ़ी ब्रॉड हैं। ओके। तो आप in spite of following those broad constraints, you can do a fabulous job of really creating a well-rounded professional, somebody who's really aware, conscious, empathetic, sensitized, as well as professionally equipped. So I don't think it's really a limiting factor Okay. in my understanding. Any challenges from the policy side of I you? don't really think कि policy, पहली बात तो ये कि हमारे यहाँ policy बहुत ज़्यादा उस लेवल पे फॉलो नहीं होती। हमारे यहाँ पॉलिसी एक्चुअली उतनी ज़्यादा डिटेल्ड भी नहीं है कि उसके बहुत ज़्यादा कोई रैमिफिकेशंस हो। बहुत क्या ही होनी चाहिए?
अगेन इट एक्चुअली वर्क्स बोथ वेज। अगर आप पॉलिसी डिटेल आउट करेंगे तो फिर आपको ऐसे लोग चाहिए फील्ड में जो उस डिटेल को समझ के मतलब एक्चुअली इम्प्लीमेंट कर सके ना। जो नहीं अब हम पॉलिसी इज एज गुड एज इट्स इम्प्लीमेंटेड ना। Yeah. तो बहुत सारी जगह जहाँ पर बहुत डिटेल्ड हैं वहाँ पर वो एप्लीकेशन भी नहीं होता। जैसे एफएआर, बिल्डिंग रेगुलेशन बहुत डिटेल्ड हैं कि इतना निकलेगा, वो निकलेगा, सब उठा करके साइड में करके अपना जैसा कंस्ट्रक्शन होता है, जैसे आपके परमिट्स नहीं, बट मिलते हैं, नेशनल बिल्डिंग कोड बहुत डिटेल्ड है बहुत डिटेल्ड है। और वो But- कई जगह इट इज फॉलोड इन अ वेरी वेरी बहुत सारी एक जगह मैनर। फॉलो करा जाता है, बट सिर्फ वहीं कहा जाता है जहां पर आपके पास वो वर्कफोर्स है जो उसको इंटरप्रेट कर Correct. सके। आज कितने आर्किटेक्ट्स हैं या कितने कितने प्रैक्टिशनर्स हैं जो नेशनल बिल्डिंग कोड की डिटेल्स के साथ या उसकी ऑपरेशनल इफेक्टिवनेस के साथ वाकिफ नहीं है। नहीं, भाई नहीं। वो लोग जो हेल्थ केयर में या बहुत ही हाई परफॉर्मेंस बिल्डिंग्स में काम कर रहे हैं, बेसिक फायर वगैरह के अंदर जो नेगोशिएशंस होते हैं रूल्स वगैरह के, वो सब भी लोगों को नहीं पता है। तो एक कोड या कोई भी पॉलिसी फ्रेमवर्क उतना ही अच्छा है जब आपके पास वो लोग हों जो उसको रेप्लिकेट कर सकते सर वो कोड भी सजेस्टिव है। हैं। वो कोड भी Mandatory कुछ नहीं है। बिकॉज इट No, no. एक्चुअली रेफरल कोड, क्योंकि एक्चुअली तो आपके यूनिफाइड बिल्डिंग बायलॉज होते हैं जो मैंडेटरी होते हैं। इट इज रिकमेंडेड दैट इट मस्ट भी नहीं है वो। हाँ, इट मस्ट भी नहीं है, और वो भी हर जगह जब लोकल बिल्डिंग बायलॉज आपके खामोश हो जाते हैं तो वहाँ पर एनबीसी किक इन कर जाता है, वो तो सरकार से आया है। करेक्ट। बट कमिंग बैक टू द एजुकेशन वाला प्रॉब्लम, मुझे नहीं लगता है कि देखिए पॉलिसी, मुझे लगता है कि हमेशा थोड़ी सी ब्रॉड होनी चाहिए जहाँ पर उसमें स्पेस हो। आप आप कुछ चीज़ों को, सो पॉलिसी में क्या होना चाहिए कि जो आपका एंड आउटपुट है ना, वो एक लेवल के ऊपर सेट होना ज़रूरी है। जैसे हमारे पॉलिसी में क्या प्रॉब्लम है, फॉर एग्जाम्पल काउंसिल में या बाकी जगहों पे भी, कि जो ऑडिट है वो इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर काफ़ी ज़्यादा है कि भाई ये होना चाहिए, इतने रूम होने चाहिए, इतना ऐसा होना चाहिए, इतना वैसा होना चाहिए, है ना। लेकिन उस लेवल पे लर्निंग पे या ग्रेजुएट प्रोफाइल पे उस लेवल पे ऑडिटिंग नहीं है कि भाई 5 साल के बाद जब हम किसी को लाइसेंस देंगे प्रैक्टिस करने का और हम ये बोलेंगे कि भाई इस लाइसेंस के बाद तुम एक बिल्डिंग बना सकते हो, तो कौन सी ऐसी 10 चीज़ें हैं जो उसमें होनी चाहिए। उस लेवल पे फोकस लर्निंग पे नहीं है। फोकस जो है वो इसके ऊपर है कि भाई आपके यहाँ इतने स्टूडियोज़ हैं, आपके यहाँ इतने क्लासरूम हैं, आपके यहाँ 12 फैकल्टी हैं, आपके यहाँ ऐसा है, आपके यहाँ वैसा है। तो मुझे लगता है पॉलिसी का जो डायरेक्शन है या जो उसकी प्रायोरिटीज़ हैं, वो थोड़ी-सी प्रॉब्लमैटिक हैं। मुझे लगता है कि ये जो कुछ इम्पोर्टेंट एट्रिब्यूट्स हैं, पॉलिसी को उस पे फ़ोकस करना चाहिए कि भई ये चीज़ें तो हमें चाहिए ही चाहिए। हम इसके बगैर आपको लाइसेंस नहीं देंगे, हम इसके बगैर आपको ग्रेजुएट नहीं मानेंगे। आप ये प्रूव करके दिखाओ कि आपको एक बिल्डिंग बनाना आ गया है, आपको एक अच्छी बिल्डिंग बनाना आ गया है। आजकल के ज़माने की जो कुछ बेसिक चैलेंजेस हैं, चाहे वो क्लाइमेट हो, चाहे वो स्टेक होल्डर्स हों, इन्हेबिटेंट्स हों, एनवायरनमेंट हो, कॉन्टेक्स्ट हो, साइट हो, जो भी बिल्कुल कोर हैं जिस पे कोई भी डिसएग्री नहीं कर सकता, आपको उनके साथ डील करना आ गया है ना? तो मुझे लगता है पॉलिसी होनी चाहिए, यस, बट पॉलिसी का जो ओरिएंटेशन है, उसका जो डायरेक्शन है, उसका जो फोकस है, उसका जो विज़न है, उसका जो टारगेट है, वो मुझे लगता है किसी और जगह पर है। वो कहीं न कहीं मीन्स के ऊपर है, एंड के ऊपर नहीं है, आउटकम सेंट्रिक नहीं है। मुझे पर्सनली एक जो ओपिनियन मेरी ओवर द लास्ट 3 इयर्स फॉर्म हुई है ये पॉलिसी के एंड पे ही। मुझे लगता है कि जैसे एक आर्किटेक्चर एक प्रोफेशनल डिग्री है, किसी और इंजीनियरिंग डिसिप्लिन की बात हो या ना हो, मुझे लगता है सिविल इंजीनियरिंग को एक प्रोफेशनल डिग्री बना देना चाहिए। दे शुड हैव अ लाइसेंस, दे शुड हैव अ लाइसेंस नंबर, दे शुड, उनका ये जो ठप्पा होता है उसको कोई मायना होना चाहिए, एंड दे शुड गो थ्रू दैट विग्रस प्रोसेस ऑफ गेटिंग इट। ऐसा नहीं है कि आपने किसी भी कॉलेज से सिविल इंजीनियरिंग की डिग्री कर ली हो गया काम। बट अभी नहीं है ना ऐसा। बिल्कुल भी नहीं है। इंजीनियर्स बिल कब से चल रहा है वैसे। आर्किटेक्ट का भी ऐसे ही मामला है ना कि आपने 5 साल अपने पूरे करे, आपको मार्कशीट मिली और आपको अगले दिन लाइसेंस मिल गया। इट्स अ राइट। प्रॉब्लमैटिक थिंग ना। सी, एक बिल्डिंग की ड्राइंग बना देना, बढ़िया अच्छी सी रेंडर वेंडर करके 3D व्रीडी बना देना, जूरी में बड़ी-बड़ी बातें कर लेना, ये यार्डस्टिक नहीं हो सकता इस बात का कि आपको डिज़ाइन या बिल्डिंग बनाना आया है कि नहीं आया। क्या आप किसी प्रोजेक्ट को डिलीवर कर सकते हैं? क्या आपको पता है कि उसमें क्या चैलेंजेस होते हैं? वो किसी न किसी लेवल पे उसके साथ साबका पढ़ना, उसके साथ रूबरू होना बहुत ज़रूरी है।
भले ही फिर आप ये कर दें कि भाई 5 साल के बाद हम लाइसेंस नहीं देंगे, आपको 1-2 साल प्रैक्टिस करना पड़ेगा। जैसे अभी इंटरनेशनली भी होता है, यस आपका पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 होता है। आपको पहले बेसिक अंडरग्रेड करना पड़ेगा, फिर आपको प्रोफेशनल प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, फिर आपको कुछ एग्ज़ाम्स देने पड़ेंगे। Yeah. सो आर्किटेक्ट कोई 5 साल में नहीं बन पाता। लाइसेंस्ड चार्टर्ड आर्किटेक्ट आपको 7-8 साल उसमें लग जाते हैं। तो या तो फिर आप वो करो, बट कहीं न कहीं जब आप बाहर निकल रहे हो तो एंड पॉइंट पे, एग्ज़िट पे एक बहुत सॉलिड फ़िल्टर लगना ज़रूरी है। फ्रॉम अ पॉलिसी स्टैंडपॉइंट, दैट फ़िल्टर शुड नॉट just be focused on the infrastructure, but it should be more focused on what that infrastructure is resulting in. immediately the value of that degree and that course will just go up. Secondly, the quality of construction and design will go up. Everything will improve. ये एग्जैक्टली ना, तो बार आप ऊपर सेट करोगे ना, तो फिर अब मार्केट में ऐसा नहीं है कि हर साल, जैसे इस वक्त आई थिंक 14,000 बच्चे मार्केट में आ जाते हैं हर साल। अब वही वो आकर के एक बहुत मज़ेदार डाइकोटमी रहती है। इंडस्ट्री वाले हमको फ़ोन करके बोलते रहते हैं यार लोग नहीं है, लोग नहीं है यार, लोग दिलवा दो, लोग दिलवा दो। बच्चे कहते रहते हैं जॉब नहीं है, जहाँ Exactly, ये डिवाइड है, बिल्कुल डिवाइड है। मज़ेदार आयरनी है कि लोग जॉब तलाश कर रहे हैं, उनको जॉब नहीं मिल रही, और जो एम्प्लॉयर्स हैं वो ग्रेजुएट्स तलाश कर रहे हैं, उनको अच्छे ग्रेजुएट्स नहीं मिल रहे। तो ये बहुत क्लियर स्किल वाला डिवाइड है कि जो बच्चे ने 5 साल में पढ़ा है वो एक्चुअली उसमें कुछ ऐसा है नहीं कि कोई उसके बदले में उसको एक सैलरी दे पाए या उसके ऊपर कुछ ट्रस्ट कर पाए। राइट तो वो मसला इसी वजह से है, क्योंकि फोकस जो है वो आपका स्टूडियो या इंफ्रास्ट्रक्चर पे है, शायद ग्रेजुएट क्वालिटीज़ पे, एट्रीब्यूट्स से, कैपेबिलिटीज़ के ऊपर नहीं है। मैं गया था निकमार पुणे सर फॉर माय फर्स्ट TEDx टॉक। राइट। सो आई स्पोक टू द डीन देयर। अब वो सर ने मुझे बताया, कहते यार जो सिविल इंजीनियरिंग के कोर्सेज है ना हमारे यहाँ, कहते हमारे पास मतलब वैकेंसीज बच जाती हैं, बच्चे नहीं बचते। मैं कहा तो सर इसका मतलब क्या हुआ? कहते इसका मतलब ये हुआ, पहली चीज़ तो कि द डिमांड इज़ हायर नाउ, राइट। क्योंकि देयर इज़ अ बूम इन द इंडस्ट्री दैट इज़ ग्रोइंग, इट इज़ ग्रोइंग स्टेडीली एट अ वेरी बिग रेट। राइट। अब स्पेशलाइज्ड नॉलेज वाले बच्चे नहीं मिल रहे सिविल इंजीनियरिंग में। राइट। जो बच्चे ग्रेजुएट लेवल पे निकल रहे हैं, सॉरी टू से, बट वो बेचारे हम अभी है नहीं, पके नहीं है। वो ठीक से पके ही नहीं है, उनको एक्सपीरियंस नहीं है उस तरीके का। राइट। तो जो इंडस्ट्री उनसे एक्सपेक्ट कर रही है वो इमीडिएटली डिलीवर नहीं कर पा रहे। राइट। तो मैंने बोला सर ये गलती किसकी है? अगर आप 4 साल की एक इंजीनियरिंग के बाद किसी एक बच्चे को एक सर्टेन फील्ड में हम रेडी नहीं कर पा रहे हैं, क्या वो बच्चे की गलती है? क्या वो एजुकेटर की गलती है? क्या वो करिकुलम की गलती है? किस चीज़ की गलती है वो? प्राइमरीली, ये अच्छा सवाल आपने करा। प्राइमरीली देखिए करिकुलम की गलती है, क्योंकि देखिए आपका 4 साल का वक़फ़ा बहुत बड़ा वक़फ़ा होता है। होता क्या है कि हम 4 साल में जो पढ़ाई करवाते हैं ज़्यादातर जगहों पर, वो एक बहुत ही घिसा-पिटा मामला है कि क्लास में 40 बच्चे हैं, 40 के 40 बच्चों का एक ही रास्ता है, यस, एक ही पाथ पे सबको चलना है। जनरलिस्टिक अप्रोच। कुछ थोड़ा-सा स्प्रिंकलिंग हो जाएगी सॉल्ट की तरह इलेक्टिव्स की ऊपर से, थोड़ा-थोड़ा ऐसे ही गार्निशिंग के लिए, बट उसका कोई बहुत ज़्यादा स्ट्रक्चरल वेट नहीं है। राइट। होना ये चाहिए कि आपका पहला साल हुआ फाउंडेशन, मैं और आप एग्ज़ैक्टली एक चीज़ पढ़ लें, क्योंकि हमारी एक फाउंडेशन बिल्ड की जा रही है। करेक्ट। जैसे हमारे यहाँ जो फर्स्ट सेमेस्टर है उसमें आर्किटेक्चर, डिज़ाइन सारे स्टूडेंट्स एक चीज़ पढ़ते हैं। क्योंकि भाई कुछ चीज़ें हैं जो सबके लिए ज़रूरी हैं। एक विजुअल एप्रिसिएशन सबको आनी चाहिए, ह्यूमन सेंटर्ड डिज़ाइन सबको आना चाहिए। मैं डिज़ाइन की बात कर रहा हूँ। Right. सेम आल्सो अप्लाइज टू इंजीनियरिंग कि भाई आपको बेसिक एनालिटिकल स्किल्स, मैथमेटिकल स्किल्स, रीजनिंग स्किल्स सब इंजीनियरिंग के अंदर प्रॉब्लम सॉल्विंग बेसिक आनी चाहिए। उसके बाद से फिर जब आप सेकंड सेमेस्टर में जाओ, तो फिर अब आप जिस प्रोग्राम में हो, आप आर्किटेक्चर में हो, आप डिज़ाइन में हो, उसकी फाउंडेशन बननी चाहिए, है ना? तो पहला साल, फिर उसके बाद से दूसरा साल जो है वो उसके ऊपर एक बिल्डअप होना चाहिए। अभी आप अपनी एक कोर कॉम्पिटेंसी डेवलप कर रहे हो। टुवर्ड्स थर्ड एंड फोर्थ ईयर आपका जो कोर कोर्स वर्क है या उसका जो एक क्वांटिटी है, उसका जो प्रोपोर्शन है, वो धीरे-धीरे करके कम होना चाहिए और ज़्यादा आपको चॉइसेस मिलनी चाहिए कि आप वो चीज़ें एक्सप्लोर कर सको, जो आप एक्सप्लोर करना चाहते हो। राइट। वेदर विदिन योर प्रोग्राम, तो एक आर्किटेक्चर वाला स्टूडेंट अगर मान लो कोई पैरामेट्रिक्स वगैरह में कुछ सीखना चाहता है, डिजिटल फैब्रिकेशन में कुछ सीखना चाहता है, तो उसके पास इतना स्कोप होना चाहिए उसके टाइम टेबल में कि वो उसके लिए ऑप्ट कर सके। हो सकता है मैं डिजिटल फैब्रिकेशन में जाऊँ, आप हो सकता है किसी प्रोटोटाइपिंग में चले जाओ, तो हम दोनों का एक बेसिक
कॉमन ग्राउंड है, लेकिन हम लोगों का जो एक तरह से जो डाइवर्सिफिकेशन है वो अलग हो रहा है. सो देयर इज अ कॉमन प्लेटफॉर्म, सो इट्स बेसिकली लाइक अ ट्री, सो देयर इज अ कॉमन Yeah, फाउंडेशन, figured. बट हम लोग जो है वो अलग अलग ब्रांचेस की Based on our interests and our passions. निकल रहा है. Absolutely. है ना? तो आप एक अलग तरह के प्रोफेशनल बन रहे हो 4 साल के एंड पे, मैं एक अलग तरह का प्रोफेशनल बन रहा हूँ. आपको 25 to 30% ऐसे कोर्सेज का ऑप्शन मिला है जो आपके चॉइस की बेस के ऊपर, जिसको आपको एनईपी चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम वगैरह का नाम देता है. Absolutely. तो वो चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं कि 4th ईयर तक जाते जाते शायद मेरा और आपका बस एक कॉमन कोर्स होगा, बाकी सारे के सारे कोर्सेज हमारी अपनी पसंद के होंगे. Correct. और ज़रूरी नहीं है कि आप सिर्फ आर्किटेक्चर या इंजीनियरिंग में रहो, आप हो सकता है दूसरे किसी स्कूल का लॉ का मैं कोर्स वर्क कर रहा हूँ, मैं माइनर कर रहा हूँ लॉ में, या मैं माइनर कर रहा हूँ सस्टेनेबिलिटी में या बिजनेस में. तो मैं 4 साल 5 साल के बाद जो एक आर्किटेक्ट बना, आर्किटेक्चर मुझे पता है एट अ फाउंडेशनल लेवल, मेरे को आर्किटेक्चर में अपना एक ब्रांच भी मिल गया है डिजिटल फैब्रिकेशन में. उसके साथ जो इन्वायरमेंटल इम्प्लीकेशंस हैं या लीगल इम्प्लीकेशंस हैं, मेरे को वहाँ पर भी वो चीज़ मिल गई. अब मैं एक्चुअली रेडी हूँ और बहुत सारी जगहों पे काम करने के लिए. Right. मैं अपना भी काम सीख सकता हूँ. मेरे को एक्चुअली बहुत सारे लोग अब जॉब देने के लिए तैयार हो जाएं, क्योंकि उनको लगेगा कि यार ये बंदा जो है ना ये चीज आती है. प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है. he has an interdisciplinary kind of an understanding of how things actually work. He had the जिसको हम कहते हैं ना टी शेप ग्रेजुएट, वेयर यू बेसिकली हैव द लॉन्ग हैंडल ऑफ द टी विच इज ग्राउंडेड इन योर डिसिप्लिन, बट यू ऑल्सो हैव अ वाइडर हॉरिजॉन्टल थिंग विच यू आर कनेक्टिंग विद अदर और डिसिप्लिन्स. नो, तो ये बहुत ही ज़्यादा फोकस्ड वे में इसको ऑपरेशनलाइज करना, इसके मैकेनिज्म्स बनाना, इसको डिलीवर करना, इसको एज एन एक्सपेरिमेंट टेस्ट करना कि इसके क्या रिजल्ट्स आ रहे हैं, ये अगर हो जाता है तो हमारी बहुत सारी जो ये इंडस्ट्री स्कूल वाली जो प्रॉब्लम्स हैं वो अपने आप सॉल्व होने लग जाएगी. एक प्रॉब्लम और सॉल्व होती है कि जब बच्चा बाहर निकल रहा है ना कॉलेज से, उसके बाद 2 साल भी काम कर रहा है, तो भी उसको क्लैरिटी नहीं आ रही है अब करना क्या है. हाँ. तो एज अ बेटर ऑप्शन, थिंकिंग लाइफ विल improve, they do masters या in a field or in a concentration which they don't understand. वो फर्दर एक डिलेमा है, मतलब कि ठीक है ये सही लग रहा है, राइट. इसको कर लेता हूँ. अब आप क्योंकि- जो कह रहे हो ना उसमें वो क्लैरिटी और वो दिशा बेटर हो जाएगी. हाँ, तो बेसिकली जो चीज़ उसको खुद से, देखिए होता क्या है, आप अगर किसी को इनेबल नहीं भी करेंगे तो वो ठोकरे खा खा के अपना रास्ता तो निकाल लेगा. बट एज अ यूनिवर्सिटी हमारी जिम्मेदारी तो यही है ना कि उसको फालतू की ठोकरें ना खानी पड़े. एग्जैक्टली. जो चीज़ें उसको 5 साल के 6 साल के बाद सीखने में मिल रही हैं, भाई वो उसको दूसरे तीसरे साल में उसका अंडरस्टैंडिंग हो जाए. दैट इज द होल पॉइंट ऑफ एजुकेशन. एग्जैक्टली. हम लोग इसी चीज़ पे थोड़ा-थोड़ा वो करते हैं कि यार ये चीज़ हमको बहुत बाद में समझ में, एक्चुअली हमें पहले ही बता देनी चाहिए थी. तो अगर आपने उसको पहले से ही ये इंटरडिसिप्लिनरी कोर्स वर्क, माइनर्स, बाकी के कोर्सेज, स्कूल्स, पॉसिबिलिटीज़ के बारे में उसको 2nd 3rd ईयर में पता लगना शुरू हो गया, तो उसको ऑटोमेटिकली एक रास्ता मिल जाएगा और वो ठोकरें फालतू में नहीं खानी पड़ेंगी जो उसको एक बैड एजुकेशन की वजह से खानी पड़ रही थी. तो आई थिंक ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है. अगर हम इसको एक एट स्केल करने में कामयाब हो जाते हैं एज इंस्टीट्यूशंस, एज एजुकेटर, एट स्केल ओनली पॉलिसी कैन हेल्प सर. हाँ, अदरवाइज और तो कहीं ना कहीं पॉलिसी में अगर अगेन मैं उसी चीज़ पे आ रहा हूँ कि ट्वीकिंग हो जाए इसकी. हाँ, कि अगर पॉलिसी में ये सब चीज़ें एक फाइन प्रिंट में लिखी हुई हैं कि भाई ये हमको एक ग्रेजुएट प्रोफाइल से एक्सपेक्टेशन है कि उनकी एक यस. मल्टी डिसिप्लिनरी अंडरस्टैंडिंग होगी चीज़ों को लेके, तो फिर लोगों को ऑटोमेटिकली वो चीज़ करनी. करंटली इट इज नॉट इवन सजेस्टिव, एटलीस्ट सजेस्टिव तौर पे तो हो जाए. अब एनईपी वगैरह में तो खैर सजेस्ट हुआ है, बट Very अगेन nice. ऐसे लोग होने ज़रूरी हैं जो उस चीज़ को कर सकें, इंटरेस्टिंग. वरना तो वो चीज़ हमेशा किताब में लिखी रह जाती है उसका. बट देखिए कभी ना कभी कुछ ना कुछ तो असर आएगा या अगर कुछ सजेस्ट होगा तो. also, yeah. अब एक आखिरी पहलू पे आते हैं सर इस पूरे एजुकेशन सिस्टम का, और वो आखिरी नहीं है, कहीं ना कहीं वो एक डायरेक्शन है या फिर वो एक क्या बोलते हैं मंजिल है, वो इंडस्ट्री. अगर हम इंडस्ट्री की बात करें, सो इंडस्ट्री से एज एन इंस्टीट्यूशन या फिर एक एज अ होल एजुकेशन सिस्टम को क्या एक्सपेक्टेशन होनी चाहिए इंडस्ट्री से, एंड वाइस वर्सा, एंड व्हाट शुड द इंडस्ट्री एक्सपेक्ट फ्रॉम द एजुकेशन सिस्टम. देखिए इंडस्ट्री का जहाँ तक मामला है, industry from an educator or from a university point of view, I think the industry needs to find ways to give back to the community. Okay. ठीक है,
तो सपोजिंगली अगर मैं एक स्टेब्लिश्ड प्रैक्टिशनर हूँ, आर्किटेक्ट या डिज़ाइनर, तो कुछ ऐसे मैकेनिज़म्स होने चाहिए जिससे मैं वापस कम्युनिटी को, स्टूडेंट कम्युनिटी को ख़ास तौर से कुछ वापस दे सकूँ या कंट्रीब्यूट कर सकूँ राइट इन द मेकिंग ऑफ द नेक्स्ट जनरेशन ऑफ डिज़ाइनर और द आर्किटेक्ट, है ना? ये एक बेसिक प्रेमाइस है कि हमको एक ऐसे सिस्टम्स बनाने हैं। बहुत सारे लोग देखिए कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं। ज़्यादातर लोग एक्चुअली कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं क्योंकि वो प्रॉब्लम्स देखते हैं कि यार ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, ये Correct. प्रॉब्लम है, और वो किसी न किसी फॉर्म में कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं। किसी के पास ज़्यादा टाइम है, किसी के पास कम टाइम है। किसी को उसके बदले में फाइनेंशियल रिम्यूनरेशन चाहिए, किसी को उसके बदले में फाइनेंशियल रिम्यूनरेशन उतना नहीं चाहिए। उसको ये है कि भाई चीज़ें बढ़िया हो जाएँ। तो हर इंसान कंट्रीब्यूट, ज़्यादातर लोग कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, बट वो मैकेनिज़्म्स शायद नहीं है। वो क्या होता है कि वो कंट्रीब्यूशन ऐसा होता है कि एक लेक्चर के लिए मैंने आपको बुला लिया, एक आड़ी तिरछी वर्कशॉप के लिए बुला लिया, आप आए, आपने बात करी, फिर आप निकल गए। तो एक कंसिस्टेंट मैकेनिज़्म नहीं है, कॉन्टिन्यूअस मैकेनिज़्म नहीं है, जहाँ पर ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आपको ये लग सके कि हाँ यार कुछ बदलाव आया है, आप कुछ चेंज देख सकें। इट बेसिकली हैपेंस इन पीसमील बिट्स एंड पीसेस। तो इम्पॉर्टेंट चीज़ यही है, और हो सकता है और फिर उसका बहुत ज़्यादा ना, फिर जो जिस चीज़ों का फ़र्क दिखाई नहीं देता, फिर उस चीज़ का कुछ वक़्त के बाद आपका भी मन उस चीज़ से हट जाता है कि यार क्या फ़ालतू की, मैं अपना बैठ के काम करूँगा कि बैठ के जाके वर्कशॉप्स, जी लेक्चर्स वगैरह लूँ, है ना? जी तो इट बिकम्स अ वेरी नेमसेक वाली चीज़ कि बस काम नाम के लिए, फॉर द सेक ऑफ इट, फॉर द नेम ऑफ इट कर दिया। तो इंडस्ट्री को एक लेवल पे वापस आकर के स्टूडेंट के साथ गिविंग बैक टू द कम्युनिटी, वो एक बहुत सर वो आजकल ना पीआर के लिए होता है बुनियादी ज़रूरत है। ज़रूरत तो है लेकिन वो आजकल पीआर के लिए भी होता है कॉलेज चले जाते हैं फोटो अपना एक फोटोग्राफर लेके राइट, अच्छे अच्छे वीडियोस बना लेते हैं सोशल मीडिया के लिए अपने लिंक्डइन पे डाल देते हैं कि देखिए आई वेंट टू ओपी जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी टुडे एंड आई एड्रेस्ड स्टूडेंट्स 400 स्टूडेंट्स देयर एंड वी स्पोक अबाउट माय इंडस्ट्री एक्सपीरियंस एंड आई एजुकेटेड देम अबाउट दिस एंड दैट्स इट सो sometimes there is hardly that I don't think that there is attention from these things like you said. अब मैंने लेकिन एक चीज़ जो अच्छी देखी है आर्किटेक्चर में वो ये देखी है कि maybe over the semester somebody from the industry comes in and takes up a course and they teach the students. There is a project that is discussed in detail, या broken down over weeks and let the students absorb that project and that detail and the work that went behind it. या इंजीनियरिंग में इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग होती थी या इंडस्ट्रियल विजिट्स होती थी या मैं कभी नहीं भूल सकता थॉमसन प्रेस देखी थी हमने जाके एक साथ लाखों मैगजीन्स छप रही थी हमारे सामने किस तरीके से सक्शन कप्स लगाए थे उन्होंने ताकि एक एक पन्ना अलग हो सके एक एक पेज अलग हो सके एंड दैट मैगजीन वाज बीइंग बाइंडेड इनटू वन इन ऑटोमेटिक मशीन्स वी सॉ इट वी वर स्टडीइंग दोज मैकेनिज्म्स वो कभी भूल नहीं सकते आप जिस चीज़ को आपने देख लिया विजुलाइज कर लिया एक्सपीरियंस कर लिया बट इंडस्ट्री का एक बहुत बड़ा डिस्कनेक्ट है इंडिया में जो मैंने बाहर अपने आई स्टडीड फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन एन आर्बर industry used to be a very big donor towards research या in the दैट इज़ अ सीरियस लैकुना इन द इंडियन कॉन्टेक्स्ट। है नहीं, नहीं। एंडाउमेंट्स है ही नहीं और कोई। सर सिर्फ वो एंडाउमेंट नहीं दे रहे हैं वो उसको मॉनिटर कर रहे हैं कि क्या से रिसर्च का प्रोग्रेस कितनी हुई हैव दे रीच्ड अ रिजल्ट डू दे नीड समथिंग एल्स या डू दे नीड सपोर्ट फ्रॉम द इंडस्ट्री डू दे नीड एक्सपर्ट्स कमिंग इन या and then when the tech is developed I understand that it is money making it's a capitalist economy they do get a patent out of it या but it's in the name of the student and the faculty and the people developing it plus the industry and then they use that technology to develop products and services later on हमारे यहाँ डेवलपमेंट हो भी गई तो वो फिर फाइनली लास्ट के इस यूज पे जाता ही नहीं है देर इज दिस जेंटलमैन हु इज जस्ट रिटायर्ड फ्रॉम BMTPC शैलेश अग्रवाल साहब डॉक्टर शैलेश अग्रवाल कहते हैं इंडिया इज अ कंट्री ऑफ पायलट प्रोजेक्ट्स कितने भी करा ले लाखों पायलट प्रोजेक्ट के अंदर तुझे 10 अगर पूरे सकल होते दिख जाए लास्ट में तो मैं मानता हूँ कि देश का भविष्य अच्छा है और लाखों पायलट प्रोजेक्ट्स हैं अच्छा, इसकी वजह क्या है कि पायलट ही पायलट है। पायलट ही पायलट है और सर वो इंडस्ट्री उसको एक्सेप्ट ही नहीं करती है मतलब इफ देयर इज अ प्रोडक्ट व्हिच हैज बीन डेवलप्ड राइट, which is a good product which is a sustainable product for building materials let's say
वो प्रोडक्ट कभी भी इट विल नेवर सी द लाइट ऑफ द डे बट व्हाई? बिकॉज ऑफ द मेन इंडस्ट्री, क्योंकि जो एग्जिस्टिंग सेटअप है दैट इज प्रॉफिटेबल इनफ राइट। to create an incubation for that product. They will have to put in a lot of investment, और हो सकता है अपनी एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट को कैनिबलाइज कर रहे हो। राइट। तो जो एग्जिस्टिंग है उससे इतना मुनाफा हो रहा है कि वो दूसरी चीज में जाना नहीं चाहते। एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम ये है। राइट। उसके अलावा क्या प्रॉब्लम है आई डोंट नो। Which is basically a very reductive or limited focus on just the bottom line ना। यस और शॉर्ट टर्म वाला मामला है कि भाई हमारी बॉटम लाइन मीट हो रही है, हमें क्या ज़रूरत है इनोवेट करने की, इनोवेशन पे जाने की, नई चीज़ों को वो करने की। जब 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 ये आउटडेटेड हो जाएगा तब की तब देखी जाएगी। बल्कि तब देखी जाएगी, जब पॉलिसी आएगी तब देखा जाएगा, जब इसको चेंज करने का मैंडेटरी हो जाएगा तब देखा जाएगा। सो दैट इज वेयर पॉलिसी ऑल्सो कम्स इन। एवरी टाइम आई से टॉक अबाउट पॉलिसी, जब तक हमारे यहाँ धक्का नहीं मारा जाएगा ना किसी चीज़ को कि ये करना मैंडेटरी है, तब तक नहीं होगा। आई एम नॉट सेइंग इंडस्ट्री इज टू ब्लेम कंप्लीटली। देखिए इंडस्ट्री इवेंचुअली जॉब देती है, इंडस्ट्री इवेंचुअली अपॉर्चुनिटीज देती है, बट अगर आपके यूज केसेस ही नहीं बन रहे हैं तो फिर कैसे होगा? मतलब वॉट एवर यू स्टडी इट्स जस्ट देयर इन द रिसर्च बुक्स, कुछ होना ही नहीं है। एंड दैट इज अ वेरी बिग प्रॉब्लम इन आवर कंस्ट्रक्शन एंड डिजाइन इंजीनियरिंग वर्ल्ड, क्योंकि प्रोडक्ट्स बन रहे हैं। यूएचपीसी, इफ द गवर्नमेंट डिड नॉट पुश कि अल्ट्रा हाई परफॉर्मेंस कंक्रीट को यूज करना है, वो कभी भी नहीं होता। इंडिया आता ही नहीं, सोचते भी नहीं। आप बिलीव नहीं करेंगे, हम जीएफआरपी जैसी टेक्नोलॉजीज और सीएफआरपी जैसी टेक्नोलॉजीज अब सोच रहे हैं इंडिया में, जहां दुनिया में 40 साल पहले आ चुकी हैं। काफ़ी पहले। राइट। एंड it could have been done before. It's not that it could not have been done. Right. We are mining for the sake of mining. Iron ore करे जा रहे हैं माइन हम दुनिया का, जब हम जीएफआरपी सीएफआरपी यूज कर सकते थे। कार्बन फाइबर इज अमेजिंग। ऐसे और भी बहुत सारे मटेरियल्स हैं सर, हम अपने लोकल मटेरियल्स को नहीं बढ़ावा देते। अब सिविल इंजीनियर्स हैं या फिर इवन जो मेटलर्जिस्ट हैं या जो मटेरियल साइंटिस्ट्स हैं, वो सीधा ये बोलते हैं कि आप सब चीज़ कंक्रीट या फ्लाई ऐश से बनाए जा रहे हो, इसके अपने हेल्थ हजार्ड्स भी हैं। सो देयर आर नेचुरल मटेरियल्स अवेलेबल व्हिच कुड हैव बीन डन। सो देयर आर बंच ऑफ दीज इश्यूज विद इन द इंडस्ट्रीज। मुझे लगता है एक फंडामेंटल प्रॉब्लम ये है, स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम, कि एक तो ऑफ कोर्स ये है फंडामेंटल प्रॉब्लम कि एक इकोसिस्टम, ये एक जो आप ये मानिए कि इंडस्ट्री एकेडेमिया एक्सचेंज इज बेसिकली एन एंटरप्राइज। वो उस एंटरप्राइज को वर्कआउट नहीं किया गया है, जिसकी वजह से वो चीज़ वर्कआउट नहीं कर पाती है और वो बहुत ही बिट्स एंड पीसेस में होती है। एज एन एंटरप्राइज वर्क नहीं करता। करेक्ट। एक चीज़ ये है। दूसरी चीज़ ये भी है कि जब एज अ स्कूल व्हेन आई गो टू द इंडस्ट्री, I am not really clear of what I have to offer. See, I know what I want from them. There are some very clear things कि भाई आपके पास एक्सपीरियंस है, आप आइए, आप हमारे बच्चों को तैयार करिए, ऐसा करिए, वैसा करिए। बट मेरे पास क्या है आपको ऑफर करने के लिए? मैं ज़रूरी नहीं है कि हर जगह आपको पैसे दूँ या उसको आपको फाइनेंशियली कॉम्पनसेट कर दूँ। आप अपनी प्रैक्टिस में उससे ज़्यादा कमा पा रहे होंगे। सो मनी आई डोंट थिंक कैन बी अ गुड रीज़न और अ गुड मोटिवेटर। बट येस, देयर आर मेनी अदर थिंग। इस एक्सचेंज को एज एन एंटरप्राइज एक एंटरप्राइज बनाना, एक सिस्टम बनाना जहाँ पर इट मेक्स सेंस टू बोथ द पार्टीज, टू द इंस्टीट्यूशन एज वेल एज टू द इंडस्ट्री। आई थिंक वो चीज़ कहीं ना कहीं अभी क्रैक नहीं हो पाई है। खास तौर से इस पर्सपेक्टिव से जब एक इंस्टीट्यूशन इंडस्ट्री के पास जाता है तो उसको ये तो क्लैरिटी होती है कि भाई आपसे मुझे क्या चाहिए, बट ये क्लैरिटी नहीं होती कि मैं आपको इसमें क्या दे सकता हूँ। तो क्या मैं आपको ऑटोनॉमी दे सकता हूँ? क्या मैं आपको एक पूरा का पूरा स्पेस दे सकता हूँ जहाँ पर यू कैन डू व्हाट यू वांट टू डू, यू कैन डू सम एक्सपेरिमेंटेशन, यू कैन काइंड ऑफ कंसिडर द स्कूल एज एन इंक्यूबेशन लैब टू डेवलप थिंग्स, टू डू सम रिसर्च ऑन प्रोजेक्ट्स व्हिच आर रियली डियर टू यू, नियर टू यू, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो इस तरह का एक मल्टी मॉडल सिस्टम बनाना या वो पॉसिबिलिटीज निकालना और उसको एक बहुत ही आसान कर देना, जहाँ पर आपके लिए ये एक बहुत ज़्यादा एफर्ट वाली चीज़ ना हो आकर के कंट्रीब्यूट करना, आई थिंक वो ब्रिजेस, वो पुल अभी हम नहीं बना पा रहे हैं या उसी को बनाने की कोशिश करनी चाहिए। इट विल टेक सम टाइम, उसका रिजल्ट देखने में भी कुछ साल लगेंगे, बट आई थिंक दैट प्रोसेस हैज़ टू स्टार्ट। एंड आई थिंक इसके अगर एक दो अच्छे एग्जाम्पल्स भी हमारे सामने आ जाएंगे तो फिर बहुत सारी जो फंडिंग है, बहुत सारी जो एंडाउमेंट वाला मामला है कि इंडस्ट्री इज नाउ रेडी टू फंड ऑन अ पर्टिकुलर इनिशिएटिव, वेदर इट्स डेवलपिंग ऑफ समथिंग और सम काइंड ऑफ अ रिसर्च, वो चीज़ें भी फिर उनको दिखने लग जाएंगी कि हाँ भाई, नाउ इट इज़ रियली वर्थ इट। आई थिंक समथिंग विच हैज़ हैपेंड इन द ग्लोबल नॉर्थ
इन गुड यूनिवर्सिटीज़ एंड कंट्रीज़ इन द वर्ल्ड, वहाँ पर उन लोगों ने आई थिंक इस वाली चीज़ को एक लेवल पे क्रैक कर लिया है और एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो गई है कि हाँ भाई ठीक है, वी कैन वर्क थिंग्स आउट अच्छा देखिए क्या एंड हो वी गया हैव ना अ कि कॉन्फिडेंस इन यू। you look at a country like China, they are the manufacturers of the world. या Why can't we be the designers of the world? And I'll tell you why. या We have that capability. Analytical ability में कोई कमी नहीं है, creativity में कोई कमी नहीं है, cultural history या cultural richness में कोई limitations नहीं है हमारे, टेक्नोलॉजी में हम कहीं पीछे नहीं है। अगर आप आईटी की बात कर लें, किसी भी तरीके की बात कर लें, राइट सो वी हैव दोज ब्रिलियंट माइंड्स हियर। अब हो क्या रहा है, जब इंडस्ट्री और यूनिवर्सिटीज का या एकेडमिक का डिस्कनेक्ट आप बात करते हैं, तो यूएस में उल्टा होता है। उनका कनेक्ट इतना ज्यादा स्ट्रांग है दैट एवरीथिंग इज ड्रिवन बाय इंडस्ट्री देयर, राइट because they are funding research programs. Not just that, the faculty in these different universities are consultant to these big companies, राइट be it market research, be it financial institutions, be it anything. इवन जो कंसल्टिंग फर्म्स हैं बड़ी बड़ी, जो बिग फोर्स हैं, उनके अंदर भी प्रोफेसर्स आर कंसल्टेंट्स हु आर बीइंग पेड बाय दीज इंडस्ट्री एज वेल टू रिसर्च ऑन सर्टन थिंग्स। अब वो रिसर्च के टॉपिक्स का करते हैं प्रोफेसर्स, उठा के अपनी स्टूडेंट्स को, टीएस को, अपने रिसर्च असिस्टेंट्स को, सबको देते हैं, एंड इट बिकम्स अ रिसर्च टॉपिक फॉर देम। इट हेल्प्स देम कंप्लीट देयर पीएचडी and it pays for their PhD. The university is not paying for it. It is a professor who's getting a project from the industry to the university. ये पूरा framework exist कर रहा है वहाँ पर, and it is thriving like anything. You talk about any tech company which is developing a patent for any sort of a technology, वो अकेले थोड़ी हो पा रहा है। सब कुछ in-house lab थोड़ी बना रखे हैं उन्होंने. They are using universities, and students get enriching experiences. Faculty gets involved and they create something beautiful out there. There are so many tech companies, जो NVIDIA जैसी companies हैं, और बहुत सारी companies हैं जिनके पास इतने सारे patents हैं that they hold together, that they are leveraging those patents in terms of licensing and whatnot. मुझे लगता है आर्किटेक्चर और डिजाइन में शायद ये चीजें पूरी तरह से Product specific में तो हो जाएगा, प्रोडक्ट स्पेसिफिक में हो जाता है बिकॉज एक टेंजिबल चीज है। बट से डिजाइन में क्यों नहीं हो सकता? डिजाइन में नहीं होना चाहिए, बट मैं कह रहा हूँ कि उसको वर्कआउट, क्योंकि देखिए एक तरह से इन लोगों के पास तो हेड स्टार्ट भी है, काफी टाइम से चीजें चल रही हैं। इंडिया में मुझे लगता है इस तरह के प्रेसिडेंट्स हमारे पास अनफॉर्चुनेटली अभी तक नहीं है, और यहाँ पर थोड़ी सी भेड़चाल वाला मामला भी होता है कि पहले कुछ लोग रिस्क लें, वो आउट ऑफ द वे जाके एक चीज को So, test वो out लोग करें, और भी- एक बार वो चीज एक टेम्पलेट मिल गई, एक फर्मा बन गया, फिर उस सब के सब उस फर्मे को फिर फॉलो करना चाहिए। बट फर्स्ट मूवर्स एडवांटेज भी तो मिलेगी ये वो इनको। बात भी है। डिजाइन में आप गेम डिजाइन की बात कर रहे हो, you are looking at different types of product design, you're looking at toys design, you are looking at any kind of design तो इतना वास्ट है अपने आप में। सो आई थिंक जो बिग कंपनीज हैं जैसे कि ऑटोडेस्क वगैरह और कुछ और बड़ी कंपनीज हैं, वो लोग बहुत सारे बात इस तरह का एक लैब या इंफ्रास्ट्रक्चर इस तरह से फंड कर देते हैं, जहाँ पर उन्होंने पूरी या बड़ी कंपनीज हैं, उन्होंने एक इंफ्रास्ट्रक्चर, एक लैब बना दी, ऑटोडेस्क की लैब बन गई, जहाँ पर इस तरह का एक्सपेरिमेंटेशन और ये सारी चीज़ें हो रही हैं। अब प्रॉब्लम ये है कि आर्किटेक्चर और डिज़ाइन इंडस्ट्री इस मिजाज की है कि वहाँ पर बिग प्लेयर्स डू नॉट ऑक्यूपाई द क्रिटिकल मास, इट्स Okay. एक्चुअली द मीडियम लेवल प्लेयर्स विच ऑक्यूपाई द क्रिटिकल major मास, mass, राइट? Yeah. the critical mass, which is not the case say in an IT इंडस्ट्री, जहाँ Yeah. पर बड़े प्लेयर्स जो हैं वही वो साइज भी साइज भी बहुत बड़ा है। तो यहाँ पर एक जो बॉटल नेक है या जो एक हर्डल है जिसको रिजॉल्व करना ज़रूरी है, वो ये है कि जो क्रिटिकल मास वाली ऑर्गेनाइजेशंस हैं, कंपनीज हैं, उसको कैसे करके हम इंटीग्रेट कर सकते हैं इनटू द स्कूल, क्योंकि वो चीज़ अभी क्रैक नहीं हो पाई है। बड़े बड़े ऑटोडेस्क इस तरह की बड़ी कंपनीज ने अपना लैब वैब का कुछ सेटअप बना दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, ये सब है। So I think that is something which needs to be worked out, and again the clarity needs to be that what are the ways in which the industry, what exactly is it that the industry is offering, or an industry person with respect to their own particular स्पेशलाइजेशन एंड एक्सपर्टीज, वो क्या एग्जैक्टली ऑफर कर रहे हैं, और कैसे करके उनको वापस में कुछ रेसिप्रोकेशन फ्रॉम द इंस्टीट्यूशन मिल रहा है। But I think this is an interesting dialogue to have between academia and industry. बिल्कुल बिल्कुल। हमारे यहाँ जैसे फॉर एग्जांपल हमने एक ऑफिस ऑफ इंडस्ट्री इंटरफेस अपने स्कूल लेवल पे बनाया हुआ है, जहाँ पर हम इन्हीं सारी चीज़ों को रिजॉल्व करने की कोशिश में हैं कि किस तरह से इंडस्ट्री किस इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह को फंड कर सकती है, छोटे स्केल से लेके बड़े स्केल तक, एक दिन से लेके एक महीने तक अलग अलग नॉलेज एक्सचेंज किस तरह से हो सकता है। बट
yeah, it's a tricky terrain in the Sir, nothing is tricky. I swear, and I'll tell you why. Yeah. So मैं, like I said, I'm of a capitalist mindset. जो मेरा, मुझे एक साफ बात दिखती है कि जब सामने वाले को एक बेनिफिट दिखता है ना, एंड विच इज अ टेंजिबल बेनिफिट, नॉट Yeah. इनटेंजिबल्स, की ठीक है यू विल गेट क्वालिटी स्टूडेंट्स, यू विल गेट सम, नो वो सब नहीं. उनको एक जेन्युइन टेंजिबिलिटी दिखनी चाहिए बेनिफिट में उनके. एंड इफ देयर इज सम, if the dialogue begins with that, Yeah. as an educator or as an academic, your dialogue with industry begins with this. Exactly. Ki boss, I think you can benefit from this in a certain way, but what benefit would you like? Yeah. This Let them come out with an answer. precisely my point. Because industry comes up with radical ideas, Yes. and if you are open to that and maybe it is viable for your students, you adopt it. Yeah. It'll be fantastic. If feel some people can start it, ah, incubate it, yeah. and maybe create something good out of it, it becomes an example for the entire country. कई बार वो दूर पकड़ते हैं, समय नहीं लगता है किसी बात को. मेरे को बड़ा, मुझे तो ये बहुत इंटरेस्टिंग डायलॉग लग रहा है, दैट आई थिंक कैन बी समथिंग व्हिच कैन बी अ गेम नहीं, चेंजर. इसलिए कह रहा हूँ, इसी चीज से बात होनी चाहिए कि भाई आपको क्या चाहिए, आप ये एग्जैक्टली. so that we can work around it. एंड And द स्काई इज द लिमिट. आज सब कुछ ओपन है. आज आप डिस्कस करिए कि भाई आपको क्या लगता है, क्या पॉसिबिलिटीज हैं. एंड आई स्वेयर, शायद ये डायलॉग की कमी है कई हाँ, लेवल. क्योंकि देखिए इन प्रिंसिपल भाई आप स्टूडेंट को तैयार कर रहे हो, या आप किसके लिए तैयार कर रहे हो, इंडस्ट्री के लिए तैयार कर रहे हो. तो जो चीज स्टूडेंट की जिंदगी में छठे साल में होने वाली है, यस, वो दूसरे साल से क्यों नहीं हो सकती. एग्जैक्टली. आप पहले से ही उसकी जिंदगी का पार्ट बन जाओ ना. अच्छा, Exactly. आपको भी क्या चाहिए भाई, यार मेरे को भी अच्छे बढ़िया प्रोफेशनल्स चाहिए. तो भाई आप बजाय इसके कि आप छठे साल में आपको अच्छे प्रोफेशनल्स ना मिलें, आप अगर तीसरे साल से ही उनको थोड़ा ट्रेन करना शुरू कर दो, तो आपको वो बंदे मिल जाएंगे जिनकी आपको जरूरत है. एग्जैक्टली. तो इसी चीज को आई थिंक वर्कआउट कराना. मसला वही होता है कि इसके अंदर भी चीजें बहुत ही ज्यादातर जगहों पे इसको बहुत ही फेस वैल्यू या ऑप्टिक्स के लिए किया जाता है कि भाई एक लेक्चर करा दिया, एक ऐसा करा दिया, एक. देखिए कोई भी मीनिंगफुल और पैल्पेबल चेंज, बदलाव सिर्फ एक या दो इक्का दुक्की चीजों से नहीं आएगा. एक आड़ी तिरछी वर्कशॉप, एक इधर उधर का लेक्चर कराने से कुछ नहीं होता. आपको शुरुआत करने के लिए 10, 20, 30 लोगों को आइडेंटिफाई करके उनके साथ रेगुलरली, कंसिस्टेंटली ओवर अ पीरियड ऑफ 4-5 ईयर्स कुछ करना पड़ेगा. जब जाके चीज़ों में चेंज आएगा. हो सकता है आप उस टाइम तक डीन ना रहो, आप उस टाइम तक फैकल्टी ना रहो, आप उस टाइम तक एचओडी ना रहो. तो मुझे लगता है कि एक मसला ये भी है कि हम लोग एक बहुत ही ज़्यादा शॉर्ट उसमें भी थोड़ा सा काम करते हैं कि मुझे अपनी ज़िंदगी में अपनी डीनशिप में या एचओडीशिप में ही एक उसका वो मिल जाए, मैं दिखा सकूं, मैं ऐसा कर सकूं, मैं वैसा कर सकूं, और उससे कभी भी बहुत ज़्यादा लॉन्ग टर्म चीज़ें नहीं डेवलप हो पाती. मैंने ये कर दिया कि मैंने फलाने साहब को फलानी यूनिवर्सिटी से बुलाया था लेक्चर के लिए, वर्कशॉप के लिए, फोटो खिंचवा ली बढ़िया सा, बट उससे बच्चे की जिंदगी पर कोई असर नहीं पड़ेगा. शायद आई बॉल्स के लिए बहुत अच्छा है. अमेरिकन्स बोलते हैं ना हाफ एस्ड अप्रोच, या जिसमें कोई सीरियस मामला ना हो. तो थोड़ा सा आपको 3-4 साल तक कुछ आइडेंटिफाई करके उसके साथ मुसलसल काम करके जो चैलेंजेस आ रहे हैं उनको एड्रेस करना, उनको ओवरकम करना, सामने वाले को जो चाहिए वो उसको एक लेवल पे फैसिलिटेट करा पाना, दे पाना, स्टूडेंट्स के लिए कुछ बढ़िया कर पाना. फिर जा कर के वो धीरे धीरे करके फिर एक बार वो क्या कहते हैं, मतलब एक बार रेल पकड़ ली अगर गाड़ी ने, तो फिर वो अपना रास्ता फिर निकल जाएगा. Absolutely. Abu sir, with faculty and teachers like you, I see good hope with this inclusive and collaborative mindset that you have. मुझे बहुत मज़ा आया आज आपसे बात करके. देखिए क्या होता है कि मेरी हमेशा कुछ ना कुछ एजुकेशन सिस्टम से एक लड़ाई, एक रिफ्ट सी रहती है. जी. कुछ शिकायतें भी रहती हैं, लेकिन आज वो रहनी भी शिकायतें चाहिए. यूजुअली रहती हैं सर, जी. बिकॉज आई फाइंड इट ईजी टू पार्ट sides with the underdog, which I see as the student. क्योंकि वो कच्चा घड़ा है या वो कच्ची मिट्टी है जिसका एक शेप बनना है, और वो कहीं ना कहीं उन बड़ों के हाथ में है जिन्हें शायद जिंदगी का मायना ज़्यादा पता है. राइट. तो जिम्मेदारी भी उन्हीं की बनती है मुझे लगता है ज़्यादा. हमेशा कभी भी मैं किसी टीचर से या स्टूडेंट से मिलता हूँ, हमेशा पूछता हूँ सर गुरु बड़ा या शिष्य. आपको क्या लगता है सर? मुझे लगता है कि इल्म और विद्या और नॉलेज सबसे बड़ी है. गुरु और शिष्य तो उसके इनेबलर्स, फैसिलिटेटर्स या रिसीवर्स हैं.
और मुझे लगता है कि नॉलेज सबसे बड़ी चीज़ है और अगर उसको सामने रखा जाए तो बहुत सारी लड़ाइयाँ ईगो की, इसकी, उसकी ख़त्म हो जाएँगी फिर, अगर दोनों का फ़ोकस उसी चीज़ के ऊपर हो। लवली। ऑन दिस नोट आई थिंक आज वाला डिस्कशन हम यहाँ क्लोज करते हैं, जी। बिकॉज आई थिंक वी कवर्ड द 5 facets that we wanted to in a very very uh, nice and a very very detailed manner. Thank you sir for your time, and I think it was fantastic. I enjoyed this conversation. मैं भी ये कहना चाहूँगा कि बहुत अच्छे से हमारा ये डिस्कशन हुआ। आपने काफ़ी अच्छे से सारी की सारी चीज़ों को कवर किया, बहुत अच्छे से ये एक बातचीत वाला मामला रहा और मैं उम्मीद करता हूँ कि इन चीज़ों की वजह से कहीं न कहीं किसी न किसी को कुछ ना कुछ फ़ायदा भी होगा और हम इसको आगे भी और ज़्यादा मीनिंगफुल और ज़्यादा इफ़ेक्टिव चीज़ों में तब्दील कर पाएँगे। So thank बहुत-बहुत you शुक्रिया so much. आपका भी। बहुत अच्छा लगा। अबू तलहा फारूकी साहब आज आपके समक्ष थे। आपको कोई सवाल इनसे पूछने हो तो प्लीज़ राइट टू मी एट indiasnumber1constructionpodcast@gmail.com. You can follow me on Instagram at indiasnumber1constructionpodcast and you can message me there. आपकी क्वेरीज हम उनको रिले करेंगे, आपके जवाब जो उनसे आएंगे हम आप तक पहुँचाएंगे. That's my promise to you. Thank you for tuning in. Have a great day.